कहा भी गया है कि गुरु की महिमा सबसे ऊंची, नर हो चाहे नारायण। समाज का दर्पण होता है शिक्षक। उसको हर विधा से चलना पड़ता है। खेल के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में स्कूल में सिखाता है। संस्कारों को स्कूल में सिखाया जाता है कि लोगो इश्यू होना चाहिए बोलो अध्यापकों के लिए। मैंने उस पर भी बात की थी। मैं कहा हो लोगो इश्यू होना चाहिए, पर हम उसकी योग्यता रखते हैं वो भी देखना चाहिए। हमारे को कितना संभल के चलना होगा वो भी देखना चाहिए। अगर मैंने बेल्ट नहीं पहनी है, लोगो लगा हुआ है, आगे लोग क्या बोलेंगे। 2001 की सेंसिस के लिए मुझे जो है राष्ट्रपति अवार्ड मिला है कि यार क्या खाते हैं तुम, कच्ची ये क्या आटा खाया है। सिर्फ अश्लीलता ज़्यादा हो गई है, मिक्स कर रहे हैं। हिंदी है, हिंदी का अनुवाद कर दिया, उल्टा सीधा कर दिया, वो नहीं है। देखो श्रृंगार रस मारे पहाड़ी भाषा तो बोलो कैर का चालाला, ठीक है। हुंदर लोग हाड़ो मांझे बोलो कोत चालाला, ठीक है। और ऊपर क्या नाम पजोते में बोलेंगे कि, या इसमें बोलेंगे नीचे बगाट में बोलेंगे किश का चालाला, ठीक है। और जैसे कांगड़ा वगैरह मंडी में इस तरह बोलते कुता चले हो। अरे बोलो मारे बुजुर्ग जे जो गुरुदेव रो थे नच मासे तो जुमो दे कीड़े पड़ो थे। बेगिया है बरखा लगानी चढ़ता, बेगिया है बरखा लगानी चढ़का, दाल सब्जी फ्राई करे अचाने लगानी चढ़का। मुंजरे में पड़ुए में जाना मैं बहुत पसंद करता हूँ। अभी भी अगर मुंजरा नाम की चीज़ सुन ली ना कहीं तो मैं वहाँ चला जाता हूँ। मैं बड़पन नहीं दिखाता अपना, मेरे को बड़ी खुशी आती है। अगर ढोलक बजाने को बोल दे जितना आता है वो भी मैं बजा लेता हूँ, पर इसमें गोपनीय अश्लीलता है। कोदा पाका बोलो टूंडुए मुंडुए, पाके काउने सिले, जेव ले बोलो साचे मुहाव तो पहुंचे बड़े मिले। काल्पनिक को देखो ना जी, क्या बोलो कोई करो कौन मेरे भ्रूण हत्यारो अत्याचार का चाले जाला मातृशक्ति को नेदा बिना है संसार कि बेटी ये मारे उनका बेको वे कन्या थे जिनो पूजो आज सारा संसार कन्या मातृ बिना है संसार। बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसी महान शख्सियत से और उनके घर जा कर के मेरे को सम्मान मिलना, मैं तो अपने आप को गदगद हो गया और मेरे को प्रेरणा मिली कि मेरे को ज़िंदगी में आगे ऐसा काम करना चाहिए जिसके ऊपर कोई धब्बा ना हो। मेरे इस धोले बाढ़ की कदर करते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ। इन्होंने लाखों बच्चों को शिक्षा प्रदान की और उसके साथ साथ ही जितने भी कार्य इन्हें प्रशासनिक कार्य दिए गए, इन्होंने बहुत ही ईमानदारी से वो कार्य निभाए। और यहाँ तक कि 2002 में जो चुनाव हुए थे उसमें इनकी ईमानदारी से किए गए कार्यों का जो इन्हें राष्ट्रपति अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। तो ऐसे ही कुछ बेहतरीन एपिसोड देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पहाड़ी गपशप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर सकते हैं और कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि हम क्या चीज आपके लिए बेहतर ला सकते हैं। आज बातचीत करते हैं श्री प्रेमपाल आर्य जी से। स्वागत है आपका। मैं सबसे पहले पहाड़ी गपशप की जो ये आपकी टीम है राजगढ़ में, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ जो आपने मुझे इस मंच पर आने का मौका दिया। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सभी श्रोताओं का जो हमें इसके माध्यम से सुन रहे हैं। तो मेरा प्रबुद्ध श्रोताओं को भी नमस्कार। और मैं जिला सिरमौर, तहसील राजगढ़, ग्राम कनोक धंधड़ेल का निवासी हूँ और मैं शिक्षा विभाग में 37 वर्षों का कार्यकाल किया है और एक शिक्षा विभाग से मुझे आदर्श अध्यापक की उपमा मिली है। तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा जो कुछ बातचीत करने के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया है। देखो सबसे बड़ी बात एक मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैं हिंदी में बात करूँगा क्योंकि जो सभी जनता जो है हमारी मातृभाषा जो पहाड़ी भाषा है नहीं समझ पाते, क्योंकि हर 10 किलोमीटर के बाद थोड़ी सी पहाड़ी भाषा की टोन बदल जाती है। तो जहाँ ज़रूरत होगी, जहाँ सार्थकता होगी, वहाँ मैं पहाड़ी भाषा भी बोलने की कोशिश करूँगा। कितने सालों का कार्यकाल रहा है आपका? हाँ, मेरा शिक्षक का जीवन जो रहा है, मैंने 18 वर्ष 4 महीने की आयु में शिक्षा क्षेत्र में अपनी शुरुआत की। और जब मैं शिक्षा के क्षेत्र में एक गुरु के रूप में अपनी
इंटरव्यू देने गया जी तो मेरे को बहुत कुछ बोला गया जी और मैं अपने इस क्षेत्र के लिए अपने आदर्श मानता हूँ जी अपने दादाश्री को। जी और खैर पिताजी, गुरुओं का, अपने आदर्शों का बहुत ही योगदान रहता है, वो तो एक दूसरी बात है। पर सबसे पहले मेरे दादाजी ने मेरे को, जब मैं घर से गया जी तो मैं स्वयंसेवी शिक्षक के रूप में मैंने जो है अपनी सेवा देने के लिए इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू और जब मैं घर से गया जी तो फिर घर में आके मैंने डांट भी सही, उस समय अभाव थे बहुत। दबाव थे और फिर जब घर आया जी तो घर आने के बाद मेरे को डांटा गया, फटकारा गया। और 4-5 दिन के बाद जब इसका रिजल्ट आया रिजल्ट आया तो मुझे प्रतिनियुक्ति के लिए जी एज ए स्वयंसेवी अध्यापक राजकीय प्राथमिक पाठशाला ढाया पितली मिली। डायबिटीज तो जब मैं ढाया पितली स्कूल ज्वाइन करने गया तो मेरे दादाश्री ने मुझसे एक बात की थी जी कि बेटा, अपने कर्तव्य के लिए निष्ठावान रहना, जी और सबसे बड़ी बात है कि आपने निष्ठावान के साथ साथ एक ध्यान रखना कि नौकरी से कोई निकाले ना, क्योंकि वो टर्मिनेशन नहीं जानते थे। जी हाँ जी उनको ये पता नहीं था जो टर्मिनेट भी होते हैं। जी तो उन्होंने अपनी भाषा में, स्पष्ट सी भाषा में बोला था कि बेटा, नौकरी जो करना, आपको कोई नौकरी से निकाले ना। निकालेंगे जे गोरे दा तो रुआ तू चाले, हेरो पाछू ना आए थी गोरे के, जो गोरे तो ही भला बुरा ना सुनना सुनना पड़े। पड़े और फिर मैंने उनके जो ये शब्द थे मेरे लिए, जी उनको मैंने एक माला के मन के में पिरोया फिर हाँ जी और कार्य करता रहा। सबसे बड़ा सौभाग्य मेरे को मिला कि मेरे को जो नौकरी की जगह, वो विद्यालय मिला। जी वहाँ पे मेरे जो प्राथमिक विद्यालय में जिन गुरुओं ने मेरे को पढ़ाया था, पढ़ाया था जी एक गुरुजी तो खैर वो संविधान में कार्य करते थे, और दूसरे गुरुजी जो थे मेरे, वो परम पूजनीय गुरु जी मेरे HD शर्मा, हरिदत्त शर्मा जी, हरिदत्त शर्मा। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा भी दी मेरे को। और मेरा सौभाग्य रहा कि उनके साथ मेरे को एक अध्यापक बन के नौकरी करने का भी सौभाग्य मिला, और उनसे भी मेरे को सीखने का कुछ मौका मिला। और जो घर से दादाजी ने मेरे को कुछ शब्द बोले थे, जी मैं अभी भावुक भी हो जाता हूँ जी। कई बार बुजुर्गों की उस बातों के लिए। जी मैंने उस पर बड़ा अमल किया, जी और अमल करने के बाद 2001 की सेंसिस में जी मैंने, उससे पहले तो ट्रेनिंग भी की, धर्मशाला में मैंने ट्रेनिंग की, जी। और धर्मशाला की ट्रेनिंग में मैं टॉपर रहा हूँ। जी और प्रिंसिपल ने मेरे को धर्मशाला के जो ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट मिलते हैं, प्रमाण पत्र मिलता है, उसमें ओबीडियंट एंड हार्ड वर्कर टीचर, जी बहुत और गर्व की बात है हाँ जी, उस पर ग्रीन मार्क मिला है मेरे को। बहुत गर्व की बात तो उसके बाद जब मैं आया, है जी पुनः से मैंने राजकीय प्राथमिक पाठशाला ढाया पितली में ज्वाइन किया, ज्वाइन किया। और उसके बाद मेरी रेगुलर अपॉइंटमेंट जो हुई वो राजकीय प्राथमिक पाठशाला शेखरा बघार में हुई, बागथन में, प्रसाद में। वहाँ मैंने 3 साल का समय काटा, जी और वहाँ भी मैंने सीखा, क्योंकि वो धरा हमारे पूर्व हिमाचल निर्माता जी स्वर्गीय डॉक्टर YS परमार की थी। जी वहाँ पे उस क्षेत्र में मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने परमार जी के बारे में एक साहित्यिक कविता लिखी वहाँ पे, जी और उनका जो व्यवहार देखा, जी उसके बाद वो मेरे मन में था। और उस मन में जो उनकी व्यवहारिकता रही है, उनकी कार्यकुशलता रही है, किताबों में भी पढ़ा, और ज़्यादा करके मैंने उनके क्षेत्र में उनके बारे में सुना, देखा, जी। उनके घर में आसपास में जाके उनकी व्यवहारिकता को देखा, और उन्होंने किस तरह का स्ट्रगल किया है वो देखा। और उसके बाद मेरे वो मन में था, जिसको कि मैंने 8 जी नवंबर जी 2022 में 22 उनके बारे में एक गाना लिखा है, गाना लिखा। जो हिमाचल के इतिहास में सबसे पहला गाना सबसे था। पहला गाना हिमाचल के इतिहास में सबसे पहला गाना था डॉक्टर YS परमार पर। तो ये मेरा वहाँ भी सौभाग्य रहा। उसके बाद मैं वहाँ से स्थानांतरित होके राजकीय प्राथमिक पाठशाला शलेज पहुँचा, श्लेष और वो नया विद्यालय था। और उस नए विद्यालय में जो मैंने उनकी बच्चों की भर्ती की, जी वहाँ पे उनका प्रवेश दाखिला किया। दाखिला उसके बाद वहाँ का जो भवन का निर्माण हुआ, लोगों ने भी सहयोग किया, किया। और मैंने भवन का निर्माण भी मेरे कर कमलों से वहाँ पे हुआ, वहाँ पे बस मेरी अध्यक्षता में हुआ। जी। और एक सौभाग्य और रहा, मेरे को दादाजी बार बार याद आते थे। जी 2001 की सेंसिस में जब मैं वहाँ पे कार्य कर रहा था, जी तो मैंने निष्ठा से किया, जी। ईमानदारी से ईमानदारी किया, से किया। और मेरे को ये पता भी नहीं था कि मैं इतना अच्छा कार्य किया है मैंने। जी, और 2001 की सेंसिस के लिए मुझे जो है राष्ट्रपति अवार्ड मिला है अवार्ड मिला दिल्ली है। से। हाँ जी। और वो अवार्ड जो मेरा अवार्ड था, वो भारतवर्ष में तीसरा अवार्ड था, तीसरा कांस्य अवार्ड, पदक सहित। कांस्य। तो मेरे को प्रेरणा मिली, जी और जी मेरे को दादाजी बड़े याद आए, याद है क्योंकि वो पल्ली ऐसा था हाँ जी
पल ऐसा था, अभी भी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भावुक होता हूँ, पर मैं इस भावुक होने के माध्यम से नई पीढ़ी को ये बताना चाहता हूँ कि नई पीढ़ी से मेरा निवेदन है, मेरे शिष्य भी रहे हैं और बड़े बड़े मुकाम पे पहुंचे हैं, पर बावजूद इसके भी मेरे को एक निवेदन है मेरा नई पीढ़ी से और आने वाली पीढ़ी से कि कम जो हमारे माता पिता है, बुजुर्ग है, हमारे समाज में आदर्श है, गुरु है, उनकी आज्ञा का पालन करें, क्योंकि उनका जो बताया हुआ रास्ता होता है उस रास्ते पे कभी भी आदमी डगमगाता नहीं है। ये मेरी नौजवान पीढ़ी से प्रार्थना है, तभी वो आगे पहुंच सकता है। ये सफ़र मेरा वहाँ से रहा। उसके बाद जब 2001 की सेंसिस के बाद मेरे वहाँ से स्थानांतरण हुआ, 2-3 साल के बाद मैंने कभी भी शिक्षा विभाग में रहते हुए राजनीतिक दलगत नीति से मैं नहीं डरा। जहाँ मेरे को भेजा, मेरी एक इच्छा थी कि मैं अपनी इच्छा से कार्य करूं और शिक्षा विभाग में ईमानदारी से कार्य करूं। मैंने आदेशों का पालन किया, चाहे वो शिक्षा विभाग में सेंसिस का कार्य है, चाहे वो शिक्षा विभाग में इलेक्शन का कार्य है, चाहे दूसरी एक्टिविटियां हैं, चाहे शिक्षा विभाग में ट्रेनिंग का कार्य है। मैंने कभी भी किसी काम को मना नहीं किया और एक 37 वर्ष का कार्यकाल पूरा करके एक आदर्श छवि के रूप में, एक आदर्श अध्यापक की उपमा पाके मैं सेवानिवृत्त हुआ 2022 में। तो वहाँ से भी मेरा कार्यकाल रहा। कई राजकीय प्राथमिक पाठशाला रानाघाट में मैंने काम किया, राजकीय प्राथमिक पाठशाला सरसू में मैं रहा, राजकीय प्राथमिक पाठशाला हाबन में मैं रहा, राजकीय प्राथमिक पाठशाला कोटला बांगी में मैं रहा। इस तरह से मेरे जो है 2 बार कोटला बांगी में रहा मैं। तो इस तरह से कई स्कूल मेरे रहे हैं और लास्ट में जो है हाबन में रहा और हाबन से पहले मैं पनियाली में रहा, ददाहू में प्रमोट होके गया था CST। और लास्ट में ऐसी कृपा रही इस ईश्वर की, माँ सरस्वती की, उस महादेव की, माता पिता की, कि जहाँ मैंने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की थी राजकीय प्राथमिक पाठशाला शिलांजी में, और जो मेरी सेकेंडरी हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की थी मैंने हाई स्कूल चंबीधार में। उस टाइम हाई स्कूल होता था, अब वो विद्यालय जो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल बन चुका है। तो उस महादेव ने और माता पिता के आशीर्वाद ने, गुरु के आशीर्वाद ने मेरे को जो है उसी विद्यालय के लिए सेवानिवृत्ति के लिए लाया और मैं वहाँ से सेवानिवृत्त हुआ। वहाँ भी मैंने विद्यालय के भवन के 2 कमरे अपनी अध्यक्षता में, बाउंड्री वाल अपनी अध्यक्षता में तैयार की। जहाँ भी मैं रहा वहाँ मैं कुछ ना कुछ विभाग से लेके, मंत्रिमंडल से लेके मैंने कुछ ना कुछ किया है और इसलिए मेरे को मेरे जो PTF अध्यापक भाई है उन्होंने सम्मानित भी किया और एक आदर्श अध्यापक की उपमा भी दी है। बहुत कर्मठ कार्यशैली रही आपकी। जो शिक्षा के क्षेत्र में लोग हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे आप? कहीं नहीं, अपितु कोई भी कार्य है उसको अगर निष्ठा से किया जाए, ठीक है, और आप अपने पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए प्रयास किया जाए, मेहनत की जाए, जो कार्य दिया जाता है, सौंपा जाता है, उस कार्य को निष्ठा से करना चाहिए। अगर उसकी एबिलिटी नहीं है तो समाज से सीख करके आगे शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है। एक अध्यापक को ये नहीं है कि अध्यापक हूँ मैं और स्कूल चले गए, ठीक है, ये नहीं है। अगर बच्चों के बीच कोई अपना अच्छा पाठ सिखाना है, गिनती सिखानी है, ठीक है, और एक अच्छा लेसन देना है, तो उसको पहले खुद को तैयार होना चाहिए, ठीक है। फिर वो एक अच्छा एक आदर्श अध्यापक है। खेल सिखाना है, पहले अध्यापक को खुद आना चाहिए। ये नहीं है कि हम किसी के ऊपर थोपे। आजकल ऐसी शिक्षा प्रणाली में कुछ गड़बड़ी है और मैं इसके लिए खैर बोलना नहीं चाहूँगा, पर मेरे को अटपटा सा लगता है, क्योंकि अगर जो अध्यापक है, अगर अध्यापक के पास ही अध्यापन कार्य को पूरी तरह से सौंपा जाए, उसके ऊपर अंकुश ना कसा जाए, तो एक अध्यापक गरिमापूर्ण पद है और गुरु का जो पद है वो गरिमापूर्ण है। हर संस्था का मालिक, हर संस्था का मालिक, हर संस्था का अधिकारी, हर संस्था का राजनेता इस विद्यालय से बनकर जाता है और वो एक गुरु बनाता है। मेरे को बड़ा दुख होता है जब हम गुरुओं की नई शिक्षा नीति की कोई ऐसी उपमाएं सामने आ रही है, फेरबदल सामने आ रहे, तो बड़ा दुख होता है। एक छड़ी लुप्त होगी। हाँ, छड़ी लुप्त हो गई है। और दूसरी बात है कि सबसे मजे की बात यह है कि एक अध्यापक को CCTV कैमरे के अंडर रखा जा रहा है। बड़ा दुख होता है मेरे को। क्या कैमरा? एक जो खुद को कैमरा है, खुद को एक मतलब समाज का दर्पण है, उस दर्पण को दर्पण लगाया गया है। मेरा बहुत दुख होता है इस बात के लिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान जो है हमारा इस तरह की उपमा का धनी नहीं रहा है। गुरुकुल का धनी रहा है, शिक्षकों का धनी रहा है और गुरुओं का धनी रहा है। मुझे एक बड़ी दुख होता है, आजकल के जो बच्चे हैं गुरुजी नहीं बोलते, मास्टर जी, ठीक है।
कहा भी गया है कि गुरु की महिमा सबसे ऊंची, नर हो चाहे नारायण। इतनी बड़ी उपमा दी गई है, पर मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि गुरु की उपमा का सार्थक होना गुरु को भी जरूरी है। ये नहीं है कि गुरु बन जाए और उसकी सार्थकता उसके अंदर नहीं हो। ये भी मैं मानना स्वीकार नहीं करता। गुरु को बनने के लिए, गुरु की उपमा के लिए मेहनत भी उसी तरह की करनी चाहिए। क्योंकि मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूं। मैंने सेंसिस में राष्ट्रपति अवार्ड तो लिया ही है, मैं राजगढ़ से प्रशासनिक तौर पे भी सम्मानित हूं। एसडीएम साहब ने मेरे को सम्मानित किया है 2004 में 26 गणतंत्र दिवस पे। और अभी अभी मतलब एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी का एक सम्मान देकर मेरे को अभी इसी वर्ष 15 अगस्त 2025 को पुनः से सम्मानित किया है कि इसने उपमंडल का नाम रोशन किया है। बहुत गर्व की बात है। और मैं डीसी सिरमौर से सम्मानित हूँ। कला संगम हिमाचल से मैं सम्मानित हूँ, मेरे को कर्मवीर की उपाधि मिली है। और शंखनाद मीडिया से साहित्य के लिए और समाज सेवा के लिए मैं सम्मानित हूँ, उसमें भी मेरे को उपाधि मिली है। और अभी अभी सोलन में जो परमार क्लब बना हुआ है एक सिरमौर वालों का, वहाँ से भी मेरे को सम्मानित किया गया है। और भाषा अकादमी ने भी, मैं लेखन और साहित्य के लिए भी एक अच्छी रुचि रखता हूँ, उसके लिए भी मेरे को सम्मानित किया गया है। क्या आप पहाड़ी कविताएं लिखते हैं? मैं पहाड़ी कविताएं लिखता हूँ, और मैं ऐसे शख्सियत का नाम भी आपके सामने या लोगों के सामने रखना चाहूँगा जिनको मैं आज भी अपना आदर्श मानता हूँ और गुरु तुल्य मानता हूँ पहाड़ी साहित्य के लिए। वो है हमारे पझौता आंदोलन के नायक वैद्य सूरत सिंह जी, स्वर्गीय वैद्य सूरत सिंह जी। जब मैं सन 86 में मैंने जब साहित्य लिखना शुरू किया था, तो मैं बहुत बचपन में था। तो बड़ोली में 11 जून का कार्यक्रम हुआ था, तो वहाँ पे मेरे को उस भाषा अकादमी के माध्यम से साहित्यिक पाठ के लिए बुलाया गया था। तो जब मैं वहाँ गया था तो मैंने एक श्रद्धांजलि शीर्षक कविता लिखी थी। तो जब मैं वापस आया, तो मैं टिक्कर कटोगड़ा से होते हुए आया, तो वैद्य सूरत सिंह जी ने मेरे से पूछा कि बेटा कैसा रहा आपका कार्यक्रम। वो अस्वस्थ थे थोड़े से, शायद वो भी आते। तो उन्होंने कहा कि मैं कहा इस तरह का रहा। मैं मामा जी बोलता था उनको, क्योंकि मेरी माता श्री जो है वो टिक्कर कटोगड़ा से है, मेरे मामे वहाँ पे हैं। तो मैंने बोला, मैं कहा मामा श्री इस तरह का कार्यक्रम रहा, मैंने एक श्रद्धांजलि शीर्षक कविता लिखी थी। तो श्रद्धांजलि लिखना उन्होंने सिखाया। और कि क्या बोला था बेटा? मैं कहा श्रद्धांजलि, कि अर्पित करता हूँ श्रद्धांजलि उन स्वतंत्रता सेनानियों को आज़ाद कराया देश जिन्होंने खदेड़ा था बरतानियों को। कि उन्होंने बड़ा सराहा। आगे भी बहुत कुछ था कि किस तरह से पझौता आंदोलन में लड़े वीर तो साहस की फूक थी, अंग्रेज सिपाहियों के स्टेन गण थे मगर उनकी लाठी और टोपीदार बंदूक थी। हकीकत थी, उनके सामने इस तरह से लड़े, इतना दमखम था, राजाओं को भगाया। तो इस तरह से मैंने वो किया था। उन्होंने बड़ा सराहा और उन्होंने एक प्रेरणा दी थी मेरे को कि बेटा पहाड़ी भाषा में लिखे, अपनी संस्कृति को भी जीवित रखे, आप लिख सकते हैं। उन्होंने अपने जेल का जो जीवन था उसकी मेरे को अपनी डायरी में लिखी हुई, कलम से लिखी हुई कविता भी बताई कि बेटा आप बहुत उभरे हुए होंगे और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। और आज मैं उनको शत शत नमन करता हूँ। और उन्होंने कहा था कि पहाड़ी भाषा अगर आप समाज में बोलते हैं, बाहर जाते हैं और पहाड़ी भाषा में आपसी बात करते हैं, तो बाहर पता क्या होगा, अगर आप गाली भी दे रहे हैं किसी को तो पहचान नहीं, पता नहीं लगेगा। अगर आप हिंदी में अंग्रेजी में बोल देंगे तो सार्वजनिक हो जाएगी वो बात। अपनी भाषा तो बोल रहे बोलो बेटिया चाहे गाड़े दे को सीखे हेरो, बड़ा मजा होला जो बाइंडेड हुई। तो कोई चोरी नहीं रखना इस बात की, अपनी भाषा दे कोने बात जो अपना जना साथी हो। तो वो मैंने उन्होंने उतने महान शख्सियत से प्रेरणा ली और मैंने आज साहित्य को लिखा है। पहाड़ी भाषा में सबसे ज्यादा लिखता हूँ और पहाड़ी भाषा के लेखन के लिए मेरे को कई सम्मान भी मिले हैं। और मैं भाषा अकादमी का भी आभारी हूँ जो मेरे को बीच बीच में बुलाते रहते हैं और मंचों को साझा करने का मौका देते हैं। और उन्हीं के माध्यम में पहाड़ी साहित्य में मैंने एक अपनी बेटी ने, मेरी ज्येष्ठ पुत्री ने, तमन्ना आर्य ने, और मैंने संवाद शैली भी शुरू की है। क्या हमारे दर्शकों को बताएंगे? हाँ, संवाद शैली शुरू की है पिता पुत्री ने। हमने एक दूसरे से बयानबाजी की है संवाद शैली में, प्रश्नोत्तरी में कविता की है। मेरी बेटी बोलती थी कि पापा मैं भ्रूण हत्या के बारे में आपसे पूछना चाहती हूँ। तो उसने एक एक लाइन बताऊंगा मैं कि पापा मैं पूछना चाहती हूँ। तो अपने उन्होंने बोला पापा है बाब्या, पहाड़ी भाषा में है बाब्या बोलो कोई करो कोने रे भ्रूण हत्यारो अत्याचार का चले जाला मातृशक्ति कोने दा बिना संसार। तो मेरे को मजबूर कर दिया था, मेरे को भी जवाब देना पड़ा। मतलब बेटी है, ये माता रेणुका के चरणों में
मेले के दौरान की बात है, जी। तो वहां मैंने संदेश देना था उतनी बड़ी जनता को, जी। तो मैंने वहां यही बोल दिया कि बेटी ये माँ रेणुका वे कन्या थे, जिनो पूजा सारा संसार, मेरे रो तेरे जियो रे बात बताओ ने, जियो रे बात बताओ ने, संदेश भी देना, नी चलना बेटी हम कन्या मातृ शक्ति बिना है संसार, नी चलना बेटी हम कन्या मातृ बिना है संसार। एक बार मेरी पुत्री ने फिर पूछा कि पापा ये जो बुढ़ापा आता है ना, बुढ़ापा को देखते हैं हम इस नजरिए से, तो ऐसे नहीं रहा करो, आप नौजवान बन के रहो। उसमें भी एक संवाद शैली में हमने वो किया बच्चे, और उसमें एक शिक्षा दी है कि बाबा यार रोने पड़ो बोलो नौजवान, सुजगी रखनी अपनी आंखें, चटाखरे रखने अपने कान, कि बुढ़ापे में आंखें यूं हो जाती है, कान सुनता है, अनुभव का वो है, पर हम बच्चे नहीं समझ पाते उसको। तब उसने ये बात बोली थी कि बाबा रोने पड़ो नौजवान, सुजगी रखनी अपनी आंखें, चटाखरे रखने अपने कान। फिर मैंने जवाब दिया था, मतलब बेटी ये बे नहीं होना नौजवान, क्योंकि बुढ़ापा जो बढ़ता जाता है नौजवानी नहीं आती, मतलब बेटी ये बे नहीं होना नौजवान, कम लग गई देख दिया के ऊंचे लग गए सुन दे कान। तो इस तरह का मौका मिला है, और उसने बिटिया ने घर का जो खान पान है, माँ की ममता है, इस तरह की कविताएं लिखी है। मैंने भी संवाद शैली में भी लिखा है पहाड़ी में, और प्रेरणादायक कई कविताएं लिखी है, आजकल के वातावरण पे भी लिखी है। जैसे ये वो बढ़ रहा है, क्या नाम, बारिश का बढ़ता क्रम है, इस पे भी लिखी है मैंने। और ये जो हमारे फैशन है इस पे भी लिखी है, इसकी भी मैं आपको 2 लाइनें सुनाता हूँ। जे उस पे लिखा है मैंने पहाड़ी भाषा में, जे एकिदा बोडियो नहीं, वो लिखा है क्या नाम, बुढ़ापे पे। फिर मैं आपको जो आज की वो आएगी उस पे भी सुनाऊंगा। बुढ़ापे की बात चली थी, जे एकिदा बोडियो एक स्यापा, जो ब्याह कम वक्त बुढ़ापा, एकिदा बोडियो एक स्यापा, जो ब्याह काल कम वक्त बुढ़ापा, काले काली शराचे लागे दौड़े बाल, काले काली शराचे लागे दौड़े बाल, उबरा हुंदा से चेहरा डूबा डोए मिटके के मुंह रे गाल, राचा दांदोरा चमचमाका, एकिदा बोडियो एक स्यापा, जो ब्याह काल कम वक्त बुढ़ापा। बुढ़ापा ऐसी चीज है। फिर लास्ट की एक पंक्ति बीच में बताता हूँ कि लागे लाग दे सुच दे ऊंग, बुढ़ापा ऊँगता है ना, यूं बोलते हम बोलते उसको कि यार आप देखो कैसे जा रहे हैं, हम उनसे अपेक्षा करते हैं सीधे रहो पापा जी, फलाना दादाजी ऐसे रहो। तो उस पर मैंने एक कल्पना की, ये लागे लाग दे सुच दे ऊंग, खूटी मांजे के डोए वो मुंड, हाथों प्राणों दे कंपन ठरा लगा, ये शरीर जिਉਂदा ना मोरा लगा, बुढ़ापे रे पदुए फाबे लगावे वसीरा बाता, एकिदा बढ़ियो एक स्यापा, जो बेवा काल कम वक्त बुढ़ापा, जो बेवा काल कम वक्त बुढ़ापा। ये मतलब मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मेरा नौजवानों से निवेदन है कि बुढ़ापा एक ऐसी चीज है जो सबको है, ठीक है, और उसका सम्मान करना सीखे, अपने आदर्शों का सम्मान करना सीखे। उस बुढ़ापे को नौजवान ना समझे। बुढ़ापा जो है एक अनुभव की डिक्शनरी है, डिक्शनरी से अगर आप खोजना चाहते हैं तो उसके संगत में रह के आप बहुत कुछ खोज सकते हैं, क्योंकि हर बुढ़ापा ऐसी चीज है, किसी ना किसी क्षेत्र में वो अपने अनुभव बताता है। और आज की पीढ़ी को मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो है, हमने इन चीज़ों को छोड़ दिया है, दादा दादी की संगत को छोड़ दिया है, अपने बुजुर्गों की संगत को छोड़ दिया है, और सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। मैं मना नहीं करता कि परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आजकल जो ये हमारे पास मोबाइल है, इसमें बहुत लग गए हैं बच्चे, सार्थक चीज़ें सीखे, पर वो मतलब ये नहीं है कि उससे उसका दुरुपयोग करें। ये खिलौना तैयार कर दिया है। और मेरा ये भी निवेदन रहेगा, अगर मेरी आवाज़ कहीं दूर तक जाती है तो मैं कंपनियों से भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि कम से कम जो इस पे अश्लीलता का वीडियो डलता है और अश्लील हरकतें डलती है, हमारी माताएं बहनें इस पे मतलब बिना मतलब की कई बातें करते हैं कि स्टार दे दो मुझे, ये चीज़ें ना डाल के एक शिक्षाबद्ध चीज़ें अगर इस पे डलती है तो मैं ये एक अच्छा मैसेज जाएगा और इससे प्रेरणा भी मिलेगी। ये भी एक डिक्शनरी का काम करेगा। ऐसा ना हो कि इस पे जो जिस तरह का डल रहा है ये हमारे लिए हानिकारक है और बच्चों के लिए भी हानिकारक है, जिस तरह से इसका दुरुपयोग किया जाए। अधिकतर लोग तो पहाड़ी भाषा में बात नहीं करना चाहते, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पहाड़ी भाषा में बात करनी चाहिए, मैंने पहले भी बोला, मेरे आदर्श रहे हैं। बल्कि मैं एक नाम और बोलना चाहूँगा, हमारे पद्म श्री विद्यानंद सरेख जी है, उनको भी मैं अपना आदर्श मानता हूँ। पंडित डॉक्टर किशन लाल सहगल है, उनको भी मैं अपना आदर्श मानता हूँ। और प्रतिभा के धनी डॉक्टर जोगिंदर हाबी जी को मैं मानता हूँ, जबकि वो मेरे से छोटे हैं, हम यार दोस्त हैं, पर प्रतिभा के धनी मैं उनको भी मानता हूँ। और
धर्मपाल ठाकुर जी है जी। जो अपनी संस्कृति के समर्पित है, जी, जी। उनको भी मैं एक आदर्श मानता हूँ, जी। क्योंकि हमारे राजगढ़ क्षेत्र से मैं ये बात करनी जरूर चाहूँगा जी। कि राजगढ़ क्षेत्र में किसी प्रतिभा की कमी नहीं है नहीं है। इन क्षेत्रों में। नहीं। दूसरी बात है, एक प्रतिभा के धनी जी। और हमारे लिए एक समाज के लिए समर्पित व्यक्तित्व जो है वो है हमारे पद्मश्री डॉक्टर जगत राम जी, जगत राम जी। जिन्होंने पीजीआई के डायरेक्टर रहे हैं और आइज के स्पेशलिस्ट रहे विदेशों में हैं। भी विदेशों में भी उनका डंका बजता है जी। और मतलब एशिया में उनका तीसरा नंबर है और विश्व में 5वां नंबर है। ये भी हमारे यहाँ पर बयाना बहुत के बड़ी क्षेत्र उपलब्धि से की बात है। उपलब्धि है। और हमारा जो क्षेत्र है, मैं ये भी नौजवान बच्चों को प्रेरणा देना चाहूँगा कि आप इन लोगों का जी। और इनकी प्रेरणाओं पे, इनके पद चिन्हों पे चलने की कोशिश करें। कोशिश करें। ये राजगढ़ क्षेत्र जो है जी। बड़ा उपमा का धनी है। जी। अतीत से लेकर यहाँ पे बहुत कुछ कार्य होते रहे हैं। देखो, स्वतंत्रता संग्राम से लेकर जी। 59 साथियों ने यहाँ काम किया है, काम लीडर यहाँ के रहे हैं और यहाँ पे इस तरह का इतिहास रहा है कि राजा को, अंग्रेजों को भी यहाँ पे नाक झुका कर जाना पड़ा था। ठीक है, और मेरा निवेदन है लोगों से, नौजवान जनता से, यहाँ के क्षेत्रवासियों से, प्रबुद्ध व्यक्तियों से कि कम से कम जो अपना ये हमारा क्षेत्र है इसका सम्मान रखे, अपने बच्चों को बुराइयों से बचाए, नशे से मुक्त रखे और इनको अतीत का समय जो है वो बताते रहें, ताकि हमारा क्षेत्र जो है इसी तरह से अग्रणी रहे और राजगढ़ क्षेत्र का, इस सिरमौर का, इस हिमाचल प्रदेश का, भारतवर्ष का नाम रोशन होता रहे। जो राष्ट्रपति पुरस्कार मिलता है, ये कैसे मिलता है? इस पुरस्कार के लिए बहुत कार्य करना पड़ता है। राष्ट्रपति पुरस्कार एक ऐसा पुरस्कार है, ना इसमें किसी की अप्रोच है और ना इसी में किसका मतलब सहारा है। जी। इसके लिए जितनी कर्मठता से जो कार्य करेगा जी। उसको जरूर ना जरूर, क्योंकि हमारे समाज में, हमारे भारतवर्ष में, हमारे विद्यालयों में एक अच्छे व्यक्ति के लिए प्रोत्साहन के लिए कई उपहार, कई इनाम रखे गए हैं, क्योंकि ताकि आने वाला समाज उससे प्रेरणा लेता रहे। खेलों के क्षेत्र में देखो आप, हमारे बच्चों को पहला पदक दिया जाता है। ठीक है, जिसने भाषण दिया उसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की ओर दी जाती है। उसका मतलब ये नहीं है कि ये फर्स्ट सेकंड मिल गया हम सोए रहें। बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, उनको स्वर्ण पदक दिए जाते हैं। इसका कारण यही है कि कम से कम उन महान पुरुषों से ये आने वाली पीढ़ी भी ये सीखे कि हमारे को ये कर्तव्य कर लेना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं कि मैंने प्रयास किया, उसमें मैं फेल हो गया और उसके बाद अपने प्रयास छोड़ देता हूँ। ये बात गलत है। किसी डेजिग्नेशन के उसकी भी ध्यान नहीं रखना चाहिए कि मैंने इतनी बड़ी डिग्री की है, मैं वहाँ से जाऊँ। कोई भी आदमी ग्रास रूट लेवल से चले तो किसी भी माध्यम से कहीं भी वो अपनी छाप छोड़ सकता है। मैं तो आप लोगों को पुनः से बधाई देना चाहूँगा कि देखो, आपने इतना अच्छा प्रबंध किया है और समाज को ऐसा मतलब अपने क्षेत्र की उपमाओं के बारे में, अपने क्षेत्र की जो एक उपलब्धियां हैं उसके बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं और एक अच्छे लोगों में संदेश भेज रहे हैं। इसके लिए आप पुनः से बधाई के पात्र हैं। ये भी एक बहुत बड़ा काम है। क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है, मैं मानता हूँ कि पैसे की जो कदर है वो नहीं है। कदर है, कमाना चाहिए, कमाई करनी चाहिए, और जो कमाई हमारे सदकर्मों की है, लोगों के बीच कार्य करने की है, कार्य कुशलता की है, वो कमाई कभी भी नहीं मिल सकती। मेरा बच्चों से ये प्रार्थना है, नौजवान पीढ़ी से प्रार्थना है, क्योंकि हम इतिहास को पढ़ते हैं, महात्मा गांधी जी को पढ़ते हैं, बड़े आदर्शों को पढ़ते हैं। उन्होंने सिर्फ समाज के लिए अच्छे कर्तव्य किए हैं और वो एक प्रेरणा रहे हैं, तभी उनका नाम गाया जाता है। पैसे और टके के लिए उनका नाम नहीं गाया जाता। मेरी ये भी प्रेरणा है लोगों से। नाटी सुनते हैं आप? हाँ, मैं नाटी भी सुनता हूँ। यदि हम कौन सा कलाकार आपको अच्छा लगता है? मैं सबसे बड़ी नाटियों के लिए मैं प्राथमिकता देता हूँ कि पहाड़ी हो और पहाड़ी में ठेठ संस्कृति हो। और ठेठ संस्कृति जो है हमारी, ये ना हो जैसे आजकल मिक्सिंग की गई है, उसमें अश्लील गीत भी है और शरेआम अश्लीलता है। गीतों में अश्लीलता होती है, श्रृंगार रस होता है, मेरा ये मानना है, पर उसमें श्रृंगार इस तरह का होना चाहिए जिसका पता भी ना चले, और ठेठ पहाड़ी हो और उसका कोई मतलब हो, अर्थ हो। और ये अर्थों की उपमा जो है हमारे डॉक्टर किशन लाल सहगल जी, पंडित की उपाधि मिली है, वो भी देते हैं। उनको मैं बड़ा पसंद करता हूँ। पद्मश्री विद्यानंद सरेख जी बड़े अच्छे वो है, कलाकार बहुत हुए हैं।
हमारे वैद्य सूरज सिंह जी ने भी हिमाचल प्रदेश के बारे में गाना लिखा है, उसकी कितना बढ़िया हिमाचल का वो गाना है, कितना अच्छा है, कई गाने लिखे हैं। इसके बाद जोगिंदर हाबी जी ने देखो इसी में देश विदेश में नाम रोशन किया है, बेसिक उसमें। आजकल पता क्या हो गया है, हम इससे हटकर कुछ गाने गा रहे हैं, अश्लीलता ज़्यादा हो गई है, मिक्स कर रहे हैं, हिंदी है, हिंदी का अनुवाद कर दिया, उल्टा सीधा कर दिया, वो नहीं है। देखो श्रृंगार रस कितना अच्छी बात है अगर गीत को गाया जाए। जैसे एक गीत है, मेरी साहब वो है चुटे लातो दे कांडे पांडे नहीं आई दे। देखो क्यों बोलते हैं, कोदा पाका बोलो टूंडुए मुंडुए पाके काउने सिले जे तो ले बोलो सच्चे मुहाबतों पहुंचे बणियों मिले। देखो क्या है इसमें, है उपमा। क्यों बोलती है, नायक और नायिका का पूरा वर्णन है। जे मेरी साहब वो है चुटे लातो दे कांडे पांडे नहीं आई दे, जे कोई नहीं आई दे, वो अपनी नायिका से मिलना चाह रही है या नायक उससे मिलना चाह रहा है उसके, और माध्यम क्या है, वो वियोग का माध्यम कांडे। तो चुटे लातो दे कांडे पांडे नहीं आई दे, सो भी रे पोता जे कोई नहीं आई दे पांडे, वो मिलना चाह रहा है, पर इसमें गोपनीय अश्लीलता है। कोदा पाका बोलो टूंडुए मुंडुए पाके काउने सिले जेव ले बोलो साचे मुहाबतों पहुंचे बणे मिले। काल्पनिक को देखो ना जी, कि अगर प्यार होगा तो तू पक्षी बन के भी मिल सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि जैसा उड़न खटोला रावण ने बनाया था, ऐसे भी आ सकता है। तो ये है उपमा है। हम ये नहीं बोलते कि किसी चीज का मतलब आनंद ना लो, पर आनंद में ना डूबो। आनंद उस चीज का लो जो सार्थक हो। खाना भी हमारे को अगर ज्यादा खाएंगे खाना तो वो भी खराब करता है। इसी तरह संगीत में भी हमारी उपमा हो। आदिकाल से लेकर जैसे करियाला है, उसमें शिक्षाबद्ध कुछ कहानियां हैं, बातें हैं, संगीतों में शिक्षा मिलती है। हमारी झुर्रियां हैं, उसमें शिक्षा मिलती है। कहीं खान पान की शिक्षा मिलती है, कहीं हमारे जीवन की शिक्षा मिलती है, कहीं हमारे को मतलब संस्कार, जीवन, खाने पीने की शिक्षा मिलती है। बल्कि मेरे को अभी एक लाइन याद आई है, मेरे से इसी के बारे में, संस्कृति के बारे में किसी भाई ने मेरे से पूछा कि एक उस पर डाल दी, जैसे आजकल एक मेरे दोस्त ने वीडियो डाल दी उस पर फ़ोन पे, और कहा कि यार क्या खाते हैं तुम, कच्ची ये क्या आटा खाया है, सिड़कू की डाली हुई थी। तो मैंने उस पर एक कविता लिखी है और उसको जवाब दिया, मुलमा रे जो तेरी संस्कृति महान है, तो सिरमौर की, हिमाचल प्रदेश की, अपर क्षेत्र की है। हमारे जो तेरे मल संस्कृति महान गिव सिड़कू खाजे रे प्रधान। मल बाकी ये पटांडे लुश के, ये तो मेंबर सेक्रेटरी है मेरे भाई, बड़ा सराहा उसने। तो ये है मतलब हम अपने संस्कृति की ओर समर्पित हो, खान पान की ओर समर्पित हो, हमारा खान पान अच्छा हो, हम बेसिक चीज़ें खाएं, घर में अपने संस्कृति का आनंद ले, अपने मेलों का आनंद ले, अपने मतलब घर में जो रीति रिवाज है, नाटी महफिल मुंजरों का आनंद ले, उसमें एक बहुत बड़ा इसका जो हमारे को है फल मिलता है। उदाहरण मिलते हैं, जैसे हम मुंजरे नाचते हैं तो मुंजरे में एकता की भावना आती है, जब इकट्ठी आती है, सारी महिलाएं आती है, सारा परिवार है। अगर 2 दिन कोई लड़ी है, जे आज मैं उन जप दिया सी तो ठीक है, या मेरी नहीं बन दिया रहा सीते, जब 2 की दिन 3 बार मुंजरे में मिल गए ना, तो नाटी गाएंगे, इकट्ठा नाचेंगे, तो तीसरे दिन बोल देगा जरा गलती हुई ले मुझे माफ कर यार भैया, वहीं खत्म, प्रेम भाव बना देता है, वहीं खत्म हो जाती है वो बातें। जबकि ये बातें हमारे समाज से छूट चुकी है। अलग अलग कटकरे में हम इकट्ठे हो गए हैं, हमारे रीति रिवाज इतने उभरे हुए थे, इतने स्ट्रॉन्ग थे कि अंदर एक परिवार में, सामूहिक परिवार में सारा परिवार रहता था, कितना आनंद था। अगर किसी को पेट में दर्द लगती थी और वो रात को कुछ बोल देता था तो दूसरा बोल देता था, यार एक बात है, क्या हो गया तेरे को, पेट में दर्द लग गया, इसको गर्म उसका वो दियो थोड़ा सा। और आजकल तो ऐसा है, सुबह के टाइम में जो है आदमी मरा हुआ मिलता है तब दरवाजा खटखटाते हैं, क्योंकि समाज में एक रूप में रहना बड़ा जरूरी है। मेरा बीइंग ए टीचर, एक अध्यापक के नाते जरूरी नहीं है कि एक शिक्षा जो है अध्यापक ही यही शिक्षा देता है, पढ़ाई तक सीमित है। समाज का दर्पण होता है शिक्षक, उसको हर विधा से चलना पड़ता है। खेल के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में स्कूल में सिखाता है, संस्कारों को स्कूल में सिखाया जाता है, पठन पाठन के कार्यक्रम को स्कूलों में सिखाया जाता है, काउंटिंग का सिस्टम स्कूलों में सिखाया जाता है, गाड़ी चलाना लेफ्ट राइट और ये क्या नाम रेड लाइट लेना देना, ये स्कूलों में सिखाया जाता है। तो बीइंग ए टीचर मैं तभी इस तरह की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा समाज से जुड़ा हूँ, साहित्यिक रूप में भी जुड़ा हूँ, और मेरा समाज सेवा में भी बहुत योगदान रहा है, जिसके लिए मेरे को सम्मानित किया गया है। शंखनाद मीडिया ने सम्मानित किया है मेरे को समाज सेवा के लिए, कि इन्होंने कर्मवीर की उपाधि है, कई उपाधियां मिली है। समाज सेवा में मैंने इस तरह से योगदान दिया है कि जो भी हमारे क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में कोई अगर बीमार होता है, अभी भी मैंने लोगों को बोला है कि मेरे को बिना मतलब से
याद ना करें। जी। और अगर किसी को दुख बीमारी होती है तो रात के 12 बजे 1 बजे मैंने आज तक कभी भी अपना मोबाइल स्विच ऑफ नहीं किया। अगर इसकी बैटरी चली जाती है तो कहीं ना कहीं मैं इसको चार्ज करके या दूसरे उसमें सिम को बदल के 24 घंटे में ऑन रखता हूँ। जी। और मैंने ये भी रहा है जिसके लिए मेरे को सम्मानित किया गया है। राजकीय प्राथमिक पाठशाला सरसू में जब रहा तो मैंने 2 बंदों को सांप ने काटा था, उनके साथ पूरी हेल्प की। जी। एक को हार्ट अटैक हुआ था, डॉक्टर ने ये बोला अगर ये 2-3 मिनट में ना पहुंचता जी। तो इसका जीवन नहीं रहता। उसके लिए भी मेरे को वहाँ पे सम्मानित किया गया है, समाज सेवा के लिए। दूसरा मेरा एक उद्देश्य रहा है, अगर समाज में कहीं पे कोई खाना अपने रिश्तेदारी में समाज में कोई ऐसा खाना बनाने का कोई ऐसा संबंध हो, उनके जी। कोई कार्यक्रम हो, उसमें भी मैं पूर्ण सहयोग करता हूँ। जो आपकी कर्म भूमि और धर्म भूमि है, आप संपूर्णतया लोगों की किस तरह सहायता करते हैं? मेरा अभी भी यही उद्देश्य है, अगर मैं किसी के काम आऊँ जी। तो मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ, ठीक है? जीते जी जो मैं कर सकता हूँ जी। और अच्छा काम, सत्कर्म जी। कर सकता हूँ, मैं उसके लिए अभी भी तत्पर रहता हूँ। कहीं विद्यालयों में, स्कूलों में जी। अगर जैसे टूर्नामेंट में मेरे को बोल दिया, वहाँ भी मैं अपनी इच्छा से बड़े अच्छे उससे वो करता हूँ। जैसे सेकेंडरी स्कूलों में होता है, अंडर 19 में होता है, अध्यापकों का भी मेरे को इतना सम्मान मिला है कि मैं उनके ऋण को भी चुका नहीं सकता कभी भी। जनता का इतना सम्मान मिला है कि उनके ऋण को मैं कभी नहीं चुका सकता। और ऐसी संस्थाओं का भी मेरे को सम्मान मिला है जो मैं उनका भी ऋणी हूँ। जैसे विवो संस्था शिलांजी में मेरे को सम्मान दिया गया था, ठीक है? और 5 सितंबर को कृष्ण क्लब एक कोई संस्था है, उन्होंने और अध्यापकों ने मेरे को ऊपर क्या बोलते हैं वहाँ को, देवठी मझगांव के साथ है, डीबर में, डीबर स्कूल में बुला के भी वहाँ सम्मान दिया था। और पद्म श्री विद्यानंद सरेख जी के घर में एक मेला होता है उनके, और उसमें भी मेरे को उन्होंने आशीर्वाद के रूप में सम्मान दिया। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसी महान शख्सियत से और उनके घर जा करके मेरे को सम्मान मिलना, मैं तो अपने आप को गदगद हो गया। और मेरे को प्रेरणा मिली कि मेरे को जिंदगी में आगे ऐसा काम करना चाहिए जिसके ऊपर कोई धब्बा ना लगे। इसके लिए मैं अपने आदर्शों का, अपने माता पिता और परम पूजनीय गुरुजनों का जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, उनको मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। और माँ सरस्वती को चरणों में शत शत प्रणाम करता हूँ आपके माध्यम से, कि मेरा ये जो जीवन है माता रानी, इस जीवन को आगे को भी मेरे को सद्बुद्धि देना और मैं समाज के लिए अच्छा काम कर सकूँ। मैं यही देव स्थलों में धूप दीप जलाते हुए एक सनातन धर्म में मैं यही मांगता हूँ कि मुझे एक सद्बुद्धि दे और मैं समाज सेवा कर सकूँ और समाज के लिए अपने समर्पण को जीवित रख सकूँ। यही मेरी अभिलाषा होती है। इंसान वही जो वर्तमान स्थिति में लोगों की सहायता करे। जब आप बड़े मंचों पर जाते हैं, लोगों को किस तरह से संदेश देते हैं? तो पे मेरा यही संदेश रहता है कि हम सत्कर्म करें। और जो भी मेरा साहित्य है वो मैंने सिर्फ लोगों के लिए, प्रेरणा के लिए लिखा है। तेनी के जे मारे प्राथमिकता दे तो बड़ी अच्छी बात है। और जब लेखन में इसके संशोधन के कार्यक्रम में, शोध कार्यक्रम में भी मेरे को मौका मिला है कई जगह जाने का। हिमाचल लेवल के बड़े बड़े बुद्धिजीवी वहाँ होते हैं। खैर मैं तो उनके सामने कुछ नहीं हूँ, पर चलो फिर भी ऐसा सौभाग्य मिला है, मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि वहाँ पे भी हमने ये बात की है जो लेखन में जो है हमारी पहाड़ी भाषा आ जानी चाहिए। क्योंकि पंजाबी पंजाब में पंजाबी है, बंगाल में बंगाली है, हर स्टेटों में है। और हमारा राज्य एक ऐसा है जहाँ पे ये भाषा से हम, भाषा तो क्या कहेंगे, बोलियों से हम मुक्त है, मतलब है नहीं है हमारे पास। तो हमने इसके शोध कार्यक्रम में भी रखा है कि ये बोली जो है हमारी मातृभाषा की बोली है, जरूरी होनी चाहिए। और इतना बड़ा वो भी नहीं है इसमें कि ना हो। कई बार होता है कि यहाँ टांकरी बोली जाती है, 10 किलोमीटर में के टोन आ जाती है, ये कुछ नहीं है। अगर इसको ग्रामेटिकल दृष्टि से लिया जाए तो ये भाषा बन सकती है। क्योंकि एक उदाहरण देता हूँ, जैसे हम कहते हैं आप कहाँ जा रहे हो, हमारे पहाड़ी भाषा तो बोलो कैर का चालाला, ठीक है। हुंदर लोग घाड़ो मांझे बोलो कोथ चालाला, ठीक है। और ऊपर क्या नाम पजोते में बोलेंगे कि, या इसमें बोलेंगे नीचे बगाट में बोलेंगे किश का चालाला, ठीक है। और जैसे कांगड़ा वगैरह मंडी में इस तरह बोलते हैं कुतां चले हो। तो देखो पहाड़ी भाषा में है, हिंदी में बोलते हैं कहाँ जा रहे हो, ठीक है। कहाँ, एक पर्टिकुलर प्लेस की बात की जा रही है, तो कहाँ से वो पता चल रहा है जब मैं वहाँ जा रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह हमें बोलो कोथ चालाला, कोथ का मतलब का से, कोथ का से, किश का से, कहाँ का से, कुतां। अगर ग्रामेटिकल तरीके से इन भाषा को लिया जाए ना, जिस तरह से हमारी जो ये लोकल बोली है, अगर इसको ग्रामेटिकल उससे लिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इसको समझा नहीं जा सकता। हम ये बोल सकते हैं राजगढ़ो तो बोलो नहीं, कह रुझे केर का चालाला, घाड़ो मांझे बोले रुझे कोथ चालाला, ठीक है। और क्यों ठल में बोलते जे किश का चाला,
तो बच्चे सीख लेंगे, सीख क्योंकि लेंगे। सीख लेते हैं। जी। हमारे और भाषाओं में भी इस तरह से है। तो मेरा निवेदन रहेगा जी। कि जो हमारे उच्चाधिकारी है जी। और हमारा जो हिमाचल सरकार है, इनसे भी निवेदन रहेगा जो हम कहीं बाहर से नहीं आए हैं, जी। उस माता की कोख से जन्म लिया है। और चाहे कांगड़ा है, चाहे हमीरपुर है, चाहे मंडी है, चाहे कुल्लू है, चाहे सिरमौर है, हिमाचल प्रदेश का जो कोना कोना है, हमने वहाँ जन्म लिया है और इस पवित्र धरा पे, देव धरा पे जन्म लिया है। तो मेरा बड़े बड़े अधिकारियों से, उच्चाधिकारियों से और मंत्रिमंडल से भी निवेदन है कि अपनी मातृभाषा को सजोए रखें जी। और रखने की कोशिश भी करें और हमारे को भी इस बारे में कुछ एक प्रोत्साहित करें और जो और भी ज़रूरत हो हम इकट्ठा होकर के इस काम को कर सकते हैं। चाहे निःशुल्क भी करना हो, हम तो इस तैयार के लिए भी, इस चीज़ के लिए भी तैयार है। और मेरा निवेदन है कि एक संस्कृति के बारे में उसी स्टेज मात्र तक वो संस्कृति ना हो, ना। जो स्टेज मात्र है या पैसे की कमाई हो रही है उस तक वो संस्कृति ना हो। उसको ठेठ संस्कृति जो करता है उसको प्राथमिकता दी जाए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का आदमी है। और जो कल्चर के बारे में, गीतों के बारे में भी ठेठ गीत जो गाए जाए और उसके बारे में ही लोगों को बताया जाए, खान पान के बारे में बताया जाए, पहरावे का विशेष ध्यान रखा जाए, इस पर भी थोड़ा सा एक अंकुश लगाया जाए ताकि हम समाज को ये अच्छा संदेश जाए, नई जनरेशन को अच्छा संदेश जाए और घरों में अपने माता पिता, दादा दादियों के संगत में और है। बहुत बड़ी उपमा है बाबा रामदेव जी की, बहुत बड़ी उपमा है। ये गलत बात नहीं है कि नहीं है, उन्होंने बहुत प्रयास किया है बाबा रामदेव जी ने। पर मैं सबसे पहले तो ये चाहता हूँ जो हमारी गौ माताएं हैं वो घरों में है, घरों में गौमूत्र है, तो उस उपमा के भंडार से गौमूत्र लेने की जरूरत क्या है। और हमारे जो पशु है वो सड़कों में फैल रहे हैं, सड़कों में जा रहे हैं। ये भी मेरे लिए एक बड़ा दुख का विषय है। ठीक है, हम इनके लिए गौशालाएं बना रहे हैं, फलाने भंडार बना रहे, आज तक क्यों नहीं बनते थे ये भंडार। और कुछ लोगों से मेरा निवेदन है कि अपने गाय को, पशुओं को, बैलों को सड़कों पे ना फेंके, आवारा ना फेंके, जितनी ज़रूरत है उतना परवरिश करें, उनकी पालन पोषण करें। क्योंकि अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल, अगर सनातन धर्म में देखा जाए तो मेरे हिसाब से आज जो ये श्राप लग रहा है, जो ये टूट फूट हो रही है, प्राकृतिक आपदा आ रही है, शायद ये जो हम देव स्थलों पे और क्या नाम गौ माताओं पे, आपसी रिश्तेदारियों पे, आपसी संबंधों पे जो खरे नहीं उतर पा रहे हैं, मेरा मानना है कि शायद ये इसी का कारण है। जी। आपसे जानना चाहेंगे कि जो पहाड़ी कविता आप लिखते हैं, मनपसंद हमारे दर्शकों को बताइए। पहाड़ी कविता जी। एक पहाड़ी कविता मैं बताऊंगा जिसमें क्या नाम कुछ संदेश है, अगर समझेंगे, और हर विधा से उसमें संदेश है। एक इसी से माध्यम से सुनाऊंगा, जैसा आजकल ये वातावरण चल रहा है, इससे संबंधित है। बेगिया है बरखा लागानी चढ़का, बेगिया है बरखा लागानी चढ़का, दाल सब्जी फ्राई करे अचाने लागानी तड़का। क्या है? दाल सब्जी फ्राई करे अचाने लागानी तड़का। ये इसी के माध्यम से आप इसको समझे। जे बेगिया है बरखा लागानी चढ़का, पहले जो हमारे छत होते थे मकान के, मिट्टी के मकान होते थे, जब बारिश आती थी तो टप टपाते थे उसमें ऊपर से वो बूंदे टपकती, तो यूं बोलते थे इसको सीधा कर लो, बरसात ज्यादा होएगी। ठीक है, पर आज की तरह मकान स्लाइड नहीं होते थे, बारिश इससे ज्यादा आती थी। अरे बोलो हमारे बुजुर्ग जो गुरुदेव रो थे ना चमा से, तो जुमो दे कीड़े पड़ो थे बोलो। ठीक है, और इतना ज्यादा बारिश होती थी, नदी नाले वार पार नहीं टप पाते थे। अभी ना के बराबर है ये, और ये हमारी कमियां हैं। तभी मैंने इस पे लिखा है जे बेगिया है बोरखा लागानी चौड़का, दाल सब्जी फ्राई करे चाने लागानी तड़का। तड़का को बे लागो मारा रीति रिवाज हो, जो बे मोरो कुएं तो लोग और छिरा तड़का। ठीक है, अरे जो बे एबे क्यों है रू जे फ्राई करो सी तड़का डुआ ना भाड़ में, जो तो ही मोरा कुएं तो ही ला रिश्तेदार तड़का, अरे तो बे जो ताई कुएं मोरा नहीं तो बे तड़किया फ्राई करे लागे रे खाते। पहरावे पे भी मैंने इस तरह का किया है। ये अर्थ आप खुद समझ ले, श्रोता है, आप लोग श्रोता भी समझे, आप लोग भी समझे। जे बेगिया है बोरखा लागानी चोड़का, दाल सब्जी फ्राई करियो चाने लागानी तड़का। बड़ी बड़ी माछे फैशन बामा लड़की छेड़ियों ना लड़का, बड़ी बड़ी माछे फैशन बामा लड़की छेड़ियों ना लड़का। बिना मोती माछ मरदे लागे जीवनी तड़फा, हार्ट अटैक बोलते जिसको। बिना मोती माछ मरदे लागे जीवनी तड़फा, दूध रो पूत भी कोना थे, दूध रो पूत भी कोना थे, पूत बिगड़े रो दूधो मांदे चिशोरा चढ़का। तो ये है थोड़ा सा, तो इस तरह का वो है, और भी बहुत कुछ है। और ये संदेश है मेरा कि
पुत्र ऐसी चीज होती थी जी। कि कभी बिगड़ते नहीं थे। नहीं, और दूध भी हमारे जो दूध होता था वो बिकता नहीं था, बिकता नहीं। और अगर बिकता था तो ईमानदारी से बेचते थे। अब आधा दूध आधा पानी पानी। पी भी हम रहे हैं, ठीक जी। है। फल सब्जियों में ऑर्गेनिक बात करते हैं, काय की बात है, उसमें पता नहीं कितना पॉइजन करते पॉइजन हैं। करते हजारों आदमी बीमार हो जाते हैं, ठीक है। डायबिटिक होते जा रहे हैं, और उसके कारण जो है हमारी क्या नाम डाइट्स जो है डॉक्टर लिखते हैं, और वो लिखते क्या है जो हमारे बुजुर्ग अपनाते थे। अपना तो हम उन चीज़ों को क्यों छोड़ रहे हैं? जी। क्यों अपने बुजुर्गों को छोड़ रहे हैं? जी। क्यों हम उनकी लोकोक्तियों को छोड़ रहे हैं? क्यों हम उनकी पुरानी कथाओं को छोड़ रहे हैं जो दादी हिलोरी में सुनाती थी, शाम को बैठ के सुनाती थी, माता सुनाती थी? क्यों हम इन चीज़ों को छोड़ रहे छोड़ हैं? रहे हैं। जी। और लोकोक्तियाँ बोलते थे एक दूसरे को, प्रश्नोत्तरी होती थी, और बहुत बड़ी उपमाएं होती थी। हम उन चीज़ों से वंचित होते जा रहे हैं आज, ठीक है। जी। अपना अनाज जो है हमारा, उससे वंचित होते जा रहे हैं। हम डायबिटिक बोलेंगे कोई तो दुकान में जाने, जो की रोटी खाना दुकान में खरीदने जाते हैं। बड़ा दुख हो रहा है मेरे को, जो हो क्या गया है। नौजवान अगर मक्की की रोटी बोलेंगे तो मक्की की रोटी नहीं खाता कोई। और जो मक्की की रोटी, इतना अच्छा जमींदार है हमारा, मक्की खरीदने 30 रुपए की 40 रुपए की है एक भूनने वाले के, उस पे उसके पास जाते हैं हम। जी। बड़े अच्छे जमींदार 2-2, 250, 300, 400 बीघे के मालिक। बड़ा दुख होता है, हमारा जीवन पता नहीं अस्त व्यस्त क्यों हो रहा है। कारण यह है कि हम अपने बड़ों का, आदर्शों का पालन नहीं नहीं मानते। मानते। परिवर्तन जरूरी है। मैं मानता हूं कि नई पीढ़ी हवाई जहाज में चले, उड़न खटोले होने चाहिए, सुविधा उतनी ज्यादा होनी चाहिए, पर उसका दुरुपयोग नहीं होना नहीं होना चाहिए। चाहिए। घटनाएं घट रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, कोई पता नहीं है किसी का, मर रहे हैं जल्दी से जल्दी। 2 बच्चे हैं तो नशे के उसमें जा रहा है, ठीक है। पहले पता नहीं है, चिट्टे में जा रहा है, जब मर जाता है। एक बेटा था मेरे पास, सिर पकड़ के बैठते हैं। तो ये चिंताजनक विषय है, और एक का नहीं है, सारे समाज का चिंताजनक विषय है। एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारियों का भी ये उत्तरदायित्व बनता है। जी। विद्यालयों में गुरुजनों का उत्तरदायित्व बनता है, कमेटियों का, पंचायतों का, हर लोगों का उत्तरदायित्व बनता है। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि गांव में एक ठगड़ा होता था, जी। ठीक है। कुड़बेदा भी एक ठगड़ा होता, तेसरू सुनो थे सब जने, बाहर से नहीं आ सकता था। ए वो सब आपू के प्रधान, आपू के ठगड़े क्या सही करना। है जी। ये जो है ना जी, कुरीतियां हैं सामाजिक, कुरीतियां, और इनको दूर करने के लिए मैं लोगों से, नौजवानों से, बुद्धिजीवियों से, आप लोगों से प्रार्थना करना चाहूँगा। जी। आपका मनपसंद खेल कौन-सा है? मनपसंद खेल मेरा कबड्डी है, कबड्डी है। ठीक है। हाँ जी। खो-खो भी मेरा मनपसंद खेल जी। है, वॉलीबॉल भी खेला हमने, जी। ठीक है। क्योंकि बीइंग ए टीचर, जी। एक अध्यापक होने के नाते मैं ये नहीं बोल सकता जी। कि मेरा मनपसंद ये खेल है। जी। क्योंकि जो हमारे बच्चों को सीखने की अभिलाषा हो, अभिलाषा हो। उसमें एक अध्यापक को परिपूर्ण होना चाहिए, परिपूर्ण होना ठीक है। जी। हम बोले कि मेरे को संगीत भी नहीं आता, जी। तो अगर अकेला मैं स्कूल में हूँ तो संगीत के बच्चे कैसे तैयार करूँगा, करेंगे जी। हाँ जी। ठीक है। इसलिए अध्यापक से मेरा निवेदन है जी। कि उसको परिपूर्ण होना चाहिए, संगीत के बारे संगीत। में भी सीखे थोड़ा बहुत, ज़्यादा ना तो थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत। गला ना है उसके लिए तो स्वरबद्ध बनाना, या अपनी नाटियाँ क्या होती है, गिद्दा क्या होता है, या हम किस तरह से पेश करेंगे, भाषण कैसे होता है, उसको लिखना भी एक टीचर को आना चाहिए। जी। और खेल के बारे में भी अध्यापक को आना चाहिए, आना चाहे वो शतरंज है जी। जो बच्चा चाहता है, चाहे टेबल टेनिस है, जी। थोड़ी बहुत जो है उसको बेसिक चीज़ें, हर चीज़ आनी आनी चाहिए। चाहिए। बाकी अपने जीवन में जो मेरा रहा है, मेरा कबड्डी और खो-खो जो है मेरा खेल रहे खेल हैं। रहा है। हाँ हाँ जी। जी। जैसे मेले त्योहार होते हैं, वहाँ कुश्तियाँ होती है, आप देखने जाते हैं? कुश्तियों को भी मैं देखता हूँ, देखते क्योंकि ये परंपरा से हमारी परंपरा की एक वो है, परंपरा है। कुश्तियों की भी परंपरा है। परंपरा है। उसमें हम जो है अपने क्षेत्र का जो हमारे रीति रिवाज है, जी। पांडव कौरव की प्रथा है, जी। उससे जुड़ी हुई एक उपमा है। और इससे ज़्यादा मैं पसंद करता हूँ जी। जो हमारी संस्कृति में एक ठोडा जो खेल थोड़ा है, खेल है। उसको हाँ मैं जी। बहुत पसंद करता पसंद हूँ। करते हैं। और एक बड़ी खुशी है मेरे को जी। कि मेरे क्षेत्र में जी। जितने स्टूडेंट मेरे श्लेज में रहे हैं, हाँ जी। वो सारे ठोडे के प्लेयर हैं। और इतनी खुशी से, अदब से जब वो चरण स्पर्श करते हैं हाँ जी। और वो जब मेरे को मिलते हैं, जी। तो मैं गदगद हो जाता हूँ। जी। और इतना अच्छा खेलते, इतना सा प्रयास करते हैं। जी। बल्कि मैं उनको स्कूल टाइम में से बोला करता था, अपनी पहाड़ी भाषा दे खर्जे उठा तीनों, जरा तुम्हें ना श्ले चोरे ठोडे खेलो बेदनी खाने वाले हो तुम, तो अगर तुम्हारे को दंड भी दिया जाए तो छोटे मोटे दंड से तो फर्क ही नहीं पड़ना। पर नहीं, वो बहुत अदब करते थे, इज्जत करते थे। और मेरे बच्चे वहाँ से लेखन प्रतियोगिता में फर्स्ट आते हैं। डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आया था एक बच्चा, और संगीत में भी फर्स्ट आया था मेरा बच्चा। और जो ये इस तरह की प्रतियोगिता है, इसमें भी फर्स्ट आया था। और मैंने सिखाया सिरा पहाड़ी था, जब पूरी टोले शाउन रिक्वेड देखना माईचरा गांव, मतलब इतना अच्छा गाता था वो लड़का। और अभी भी मैं उनको बधाई देना चाहूँगा इस मंच से भी कि वो मेरे स्टूडेंट है, और ठोडा का जो उनका दल है इतना अच्छा है।
और इसी तरह से वो आगे बढ़ते रहे। खुशी होती है अपनी संस्कृति को जीवित रखें, ये मैं मानता हूँ। और मुंजरे में पड़ुए में जाना मैं बहुत पसंद करता हूँ। अभी भी अगर मुंजरा नाम की चीज सुन ली ना कहीं तो मैं वहां चला जाता हूँ। मैं बड़पन नहीं दिखाता अपना, मेरे को बड़ी खुशी आती है। अगर ढोलक बजाने को बोल दे जितना आता है वो भी मैं बजा लेता हूँ। अगर मेरे को यूं बोले जे तू भी नाच तो मैं चुन्नी लेके अभी भी नाचता हूँ। जड्डू भी मरना हो तेरी अंगनारी बावड़िया दे, पड़ुए गाने, नाटी गानी, तो इस तरह का बड़ा अच्छा लगता है मेरे को। और मैं घर में भी शौक रखता हूँ, इन चीज़ों का शौक रखता हूँ। बल्कि अभी समरसता यहाँ एक मंच बना है राजगढ़ में, जिसमें किसी तरह की भिन्नता नहीं है, ना लिंग भेद है, ना जाति भेद है। इन चीज़ों को दूर करने के लिए एक मंच बनाया है। मैं भी उस मंच का क्या नाम सदस्य हूँ। और उसमें बड़े बड़े मंच के सदस्य कोई हमारे वैद्य सूरज सिंह से पुत्र श्री जयप्रकाश चौहान जी है, उनकी पत्नी है, धर्म पत्नी है, ऐसे लोग हैं। यहाँ पे फॉरेस्ट से एक अपने रिटायर हैं हमारे, वो भी उसमें पत्रकार भी बहुत है उसमें। और हर मतलब बिजनेस से जुड़े हुए भी आदमी है, खेती बाड़ी से जुड़े हुए भी उसमें आदमी है, और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए भी आदमी है। ये जो हमारी 4 शख्सियत है उनको भी इसमें सम्मानित किया गया था। तो उस मंच पे जो है हमारा, उस मंच पे भी ये उद्देश्य रहा है कि पहाड़ी को प्राथमिकता दें, ठीक है। और उनमें उन प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाए जो प्रतिभाएं अपने क्षेत्र में एक अच्छा नाम रोशन करती है, ये उद्देश्य रहा है। तो उस मंच के माध्यम से भी अभी मेरे को सम्मान मिलना था इसी क्षेत्र के लिए, और अभी वो एक्सटेंड हुआ है। तो बड़ी खुशी की बात है कि इस तरह से प्रेरणाएं मिलती रहे। और हमारे को अब आजकल कंप्यूटर है, कंप्यूटर की भाषा में बोलते हैं कि मैं रिफ्रेश होऊंगा और फिर मेरा डाटा जो है फिर से काम करना शुरू करेगा। तो मेरे को यह है, आप लोगों ने भी यहाँ बुलाया, यहाँ से भी मैं आज रिफ्रेश होके जाऊंगा। और आप लोगों के इतनी बातचीत से, ऐसे वार्तालाप से मैं प्रेरणा लूंगा कि मैं और भी एक अच्छा काम कर सकूं, बातें ही ना करूं। क्योंकि जो मेरा हट करके है उसके लिए, समाज सेवा के लिए, कुरीतियों को दूर करने के लिए हम एक प्रयास करें। और अभी भी मैं विद्यालय से मेरा इतना अटैचमेंट है कि मैंने सीनियर सेकेंडरी स्कूल रिटायरमेंट के बाद सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबीधार को मैंने गोद लिया है। और मेरे साथ मेरे क्लास फेलो और पुलिस से इंस्पेक्टर रिटायर है कमल दत्त शर्मा जी, वो उन्होंने और मैंने दोनों ने उस स्कूल को क्या नाम गोद लिया है। और कमल दत्त जी ने जो आर्मी के लिए या पुलिस के लिए किसी ने तैयारी करनी है और निःशुल्क सुबह के टाइम में अगर आना चाहे तो ऐसी उसके लिए वो करते हैं, प्रयास करते हैं। क्या एक्टिविटी करते हैं आप, जैसे गोद लिया है आपने? गोद लिया है, अगर स्कूल में किसी तरह की दिक्कत है, किसी मतलब जैसे स्कूल में ग्राउंड है, कोई बाउंड्री वाल है, या बच्चों में कोई बुक्स वगैरह है, या बच्चों को कोई ऐसी समस्या आ रही है, कोई नशा करता है, या किसी बच्चे को पीछे हटाया नहीं जा रहा है और सामाजिक कुरीतियां कर रहे हैं कुछ, उनको रोकने का प्रयास करते हैं एसएमसी के थ्रू, उनके माता पिताओं को बुलाकर, और जो स्कूल में जरूरत है उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। और जो बच्चा किसी माध्यम से आगे नहीं जा सकता उनको हम प्रेरित करते हैं कि वो बच्चे कुछ ना कुछ फील्ड उनके पास है। अगर वो फर्स्ट डिवीजन में पास नहीं होता है, वो हेल्दी है तो दूसरा काम कर सकता है, घर खेती बाड़ी का काम कर सकता है। वो बच्चा ये ना सोचे कि मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है, कि मैं तो पढ़ा नहीं, मैं फर्स्ट नहीं आया, सेकंड नहीं आया, ये चीज़ें नहीं। हम उनको प्रेरित करते हैं कि बेटा किसी ना किसी फील्ड में आप काम करें, दस्तकारी में काम करें, टैलेंट अपना रखे। अगर आप शक्तिशाली है, किसी बोझे को उठाने में काम करें, किसी खेती बाड़ी में काम करें, उसमें भी आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। कोई टैलेंट को मतलब जैसे कोई दूसरी एक्टिविटी है उसमें काम करे, संगीत में आगे जाए। जरूरी नहीं है कि पढ़ के डिग्री करनी, मैंने डॉक्टर नहीं बनना है, या पढ़ के डिग्री करनी, वो वहाँ तक पहुँच ना पाए और अपना हार करके वो कुछ भी ना करे। इसलिए हम बोलते हैं कि बेटा हर फील्डों में काम कर सकते हैं। अगर आप भाग दौड़ का काम करना चाहते हैं तो कमल जी उनको पुलिस के बारे में बताते हैं, सुबह मॉर्निंग में वो कसरत करवाते हैं जिन्होंने आना हो, तो बड़ी सौभाग्य की बात है। और हम ये भी चाहते हैं कि और फील्ड में भी हम काम करें, और स्कूलों में जाकर के भी हमें नशा मुक्ति अभियान के बारे में एक बैनर तले कसम खाएं और एक रैली निकालें। पर ये बात है कि रैली तक ही वो सीमित ना हो, क्योंकि मैं तो स्कूल में बच्चों को भी बोला करता था कि बेटा एक स्लोगन होता है लिखा हुआ कि सदा सच बोलो झूठ मत बोलो, सदा सच बोलो झूठ मत बोलो। तो मैं बोलता था बेटा इसको लिखने से कोई मतलब नहीं है, अगर आपने सच बता दिया तो ठीक है। मैं कई बार प्रैक्टिस करता था कि 1 रुपया छोड़ देना नीचे, या अपनी जेब से निकाला टेबल पे रख दिया कि बेटा 1 रुपया तो नहीं गिरा है किसी का, बेटा गिरा है किसी ने घर से लाया हो
10 रुपए डाल दिए, 20 रुपया डाल दिया जी। तो प्रलोभन आ जाए कि किसी का गिरा तो नहीं है। जी। अगर किसी ने बोल दिया कि सर हाँ मेरा गिरा है, कि कैसा कैसा था, कहाँ रखा था, किसने दिया था, मैं आपके पापा को बुलाऊंगा, जो यूँ बोले जो पापा ने दिया था, बुआ ने दिया था, तो मैं जी। बोलता था कि उनको बुलाएं आप, उनसे बात करूंगा मैं कि दिया था कि नहीं दिया था। जी। तो वो हिजक से मना करता था। जी। जब मना करता था उसको बड़े प्यार से मैं समझाता था। जी। मैं कहा बेटा ऐसा है जी। कि जो चीज़ अपनी ना हो जी। उसको अपना नहीं बोलना चाहिए, अपना नहीं बोलना। वही सच है। जी। सच्चाई का मान बताता है, जी। ठीक है। झूठ मत बोले, झूठ का मान वो बताता है। क्योंकि महात्मा गांधी की के बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो जी। और बुरा मत देखो। आपके 3 बंदर है, वो एक कहानी हुआ कहानी। करती थी। वो इसीलिए होती थी कि ये चीज़ें हमारे को इग्नोर कर देनी चाहिए। जी। सच आदमी तब बोलेगा जब वो जीवन में जीवन बैठी हुई बात है, लिखने से कोई मतलब कोई नहीं है। मतलब हमारे उसमें स्लोगन होते बड़े-बड़े लिखने, तो जी। उसका मतलब कुछ नहीं है। उसकी उन स्लोगनों की मैं सार्थकता बताया करता बताया था करता हमेशा। जी। काउंटिंग की सार्थकता बताता था कि 5 पेंसिलें रखी नीचे जी। कि भाई 5 कौन-सा अंक है, तो 5 का जब 5 उठा दी सबने तो ठीक है, नहीं जी। उठाई तो इस तरह से मतलब जी। बेसिक चीज़ों को बेसिक मैंने चीज़ें। हाँ बड़ा जी। डेवलप किया है हाँ जी। और चोरी-बुरी से बचाया है। जी। और आज मेरे जो पढ़ाए हुए शिष्य हैं, जी। वो मेरा बड़ा अदब करते हैं। लगभग कितने ऐसे शिष्य हैं आपके जो जॉब्स में हैं या कई अन्य फ़ील्डों में? मैं मेरे जो वो क्या नाम स्टूडेंट हैं जी। मेरे, जी। जो मेरे छात्र हैं, जी। ऐसी कोई फ़ील्ड नहीं है जी। जहाँ कार्य जिसमें नहीं मेरा है। कार्य नहीं कर रहे हैं। जी। पहले से लेकर और अभी तक अगर मैं गिनने लग जाऊँ तो बहुत होंगे, ठीक आज है? भी सम्मान करते और होंगे आपका? आज भी सम्मान करते हैं। आर्मी जी। से जो रिटायर आए हैं रह मेरे रहे हैं। शिक्षक, जी। एक यूनिवर्सिटी के गेट पे होता है, जी। तो शीशा नीचे करवाता है वो, जी। कि सर नीचे करिए शीशा। जी। उसको मैंने ढाया पितली में पढ़ाया है, जी। ठीक है? संगीत से जुड़े हुए मेरे कई शिष्य हैं जिन्होंने कैसेटों में काम किया है, ऑडियो कैसेट आगे पीछे हैं, तो वो मंच पे अपना चरण स्पर्श करते हैं। और महेंद्र हाबी जी मेरे प्यारे शिष्य हैं, जी। उनकी चश्मा उनका मैंने लगाया है, ये बोलनी नहीं चाहिए बात, दान किया है। और वहाँ पे बच्चों के लिए कापी किताबें पहले ये जी। डिपार्टमेंट से नहीं मिलती थी, नहीं वो मिलती। देता था, स्लेट देता था, स्याही की दवातें देता था। जी। फिर उनको इस तरह से पढ़ाना, और कोई ज़रूरत है वो भी देना। जी। अगर कोई किसी को भूख लगी है तो कमरे में खाना भी खिलाता था उसको मैं, यथासंभव जितना जी। हो सकता था। जी। और उसको मैंने खुद चेक करवाया और उसको चश्मा भी लगाया है। जी। और वो ऐसा शिष्य अगर वो किसी मंच पे देखेगा तो 2 मिनट के लिए कार्यक्रम रोक के कहता है कि मेरे परम पूजनीय गुरु जी जिनकी बदौलत जी। मैं आज मंच पे खड़ा हूँ, जी। मैं उनको नतमस्तक करना चाहता हूँ, 2 मिनट के लिए कार्यक्रम रोकता करता हूँ। तो मेरे बहुत गदगद हो जाता जी। हूँ और मैं उन शिष्यों को आशीर्वाद देता हूँ कि बेटा जो मेरे अंदर गुण है, जी। शायद मैं हूँ जी। तो अब गुण, अपने को गुणी नहीं कह सकता, पर जो मेरे अंदर गुण है, अच्छे गुण है, वो माँ सरस्वती की कृपा से, एक गुरु के आशीर्वाद से। जी। ऐसे बोलते हैं कि एक गुरु के लब पे जो है सरस्वती जी। का वास होता वास है। होता है। तो मैंने उनको आशीर्वाद देता हूँ कि बेटा जी। जो मेरे अंदर गुण है वो आपको मिले। बहुत अच्छी और बात। बड़ी खुशी होती है, मेरे बच्चे, अभी मेरा एक स्टूडेंट वेटनरी में काम करता है, जी। वो उधर से आता है, नतमस्तक होके जाता है। जी। और एक नहीं मतलब हज़ारों, ऐसा कोई फील्ड नहीं है जी। जिसमें मेरे स्टूडेंट नहीं नहीं। है। हाँ जी। मल्टीटास्क वर्कर लगे हुए हैं, कोई स्कूलों में लग रहा है, कोई मेडिकल में लगा हुआ है, कोई स्टाफ नर्स है, हर फ़ील्डों में। हर फील्ड में हाँ है। जी। बड़ी खुशी होती है जब जी। उसमें जाता हूँ मैं। कई बार हॉस्पिटलों में मेरे कई बार पहचाने नहीं जाते, सर आपने पहचाना, जब वो नतमस्तक होते जी। हैं बहुत तो मैं बोलता हूँ कि जी। नहीं पहचान लिया, बहुत मैं गर्व वहाँ महसूस आपकी स्टूडेंट हूँ, मैंने जी। आपने वहाँ पढ़ाया था, आप मैं आजकल वहाँ हूँ, इस फील्ड में हूँ। बड़ी खुशी होती जी। है मेरे को। कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट से लेकर जी। IPH से लेकर जिसकी जितनी योग्यता रही है, जी। वो मतलब अभी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जी। में, और जो रिटायर हो गए हैं, IPH से रिटायर हुए, आर्मी में बहुत ज़्यादा है मेरे स्टूडेंट, और जो जिन्होंने बिजनेस फील्ड छेड़ी है, इतने बड़ी अच्छी अच्छी कंपनियों में है, मेरे को बड़ी खुशी होती है, खुशी बड़ा होती है। गर्व होता है। जी। और आज भी वो इतने अदब से देखते हैं ना, मैं उनको आज भी इस मंच के माध्यम से, जी। इस उसके माध्यम से मैं उनको बधाई देना चाहूँगा कि बेटा आगे के लिए भी यही प्रेरणा देते रहें आप, कि अगर गुरु की और अपने माता पिता की, जी। अपने आदर्शों का इज्जत और सम्मान करना सीखे, जी। वही मतलब अपने फील्ड में, अपने क्षेत्र में कामयाब होता है। कामयाब हो सकते हैं। और दूसरा जी। क्या होता है जी। कि बड़े से शिक्षा मिलती है। जी। बड़े और से- आजकल नमस्ते करने की जो प्रथा है, जी। मैं अभी भी अपने पिताजी को, माताजी को जब भी सुबह का टाइम होता है तो मैं प्रणाम करता हूँ, दंडवत प्रणाम। गुरु है, अपना बड़ा है, अपने से बड़ा आदर्श है, चाहे किसी जी। भी जगह मिले, उसके पास कैसे भी कपड़े हो। कई बार हम ये भी हिजक करते हैं कि ये मैं ना बोलूँ, इसने जी। अच्छे कपड़े नहीं है, दाढ़ी नहीं है, टोपी ऐसी है, जी। सात्विक उसमें है, पहरावे में है, मैं कैसे नमस्ते करूँ। मैं भरी सभा में अभी भी उनको नतमस्तक नमस्ते करता हूँ। करते और इसका फल क्या है, ये भी मैं नौजवान पीढ़ी को बताना चाहूँगा कि अगर हम अपने में अगर किसी को नतमस्तक होता हूँ, जी। तो मेरे बच्चे, मेरा समाज सीखेगा कि नहीं,
ये तो झुका, मैं भी झुकता हूँ। अगर मैं झुकना बंद कर दूंगा तो पिछली पीढ़ी बंद कर देगी, और वो पीढ़ी बंद करेगी तो उनको कोई भी नमस्ते नहीं करेगा। क्योंकि एक मारे पहाड़ी रिवाज हो, पहाड़ी दे बात करू डालो करो मारे जो नई बहू भी आ रही से जानू आगे के करो बे डाल डाल जेठ जी डाल सचू जी डाल सचले डाल एरी करियो। तो मेरा मतलब ये है कि अभी तो गोडे तक डाल आ गई, उसके बाद तो ऊपर आ जानी। कई करते हैं नमस्ते डाल, कैसे आप, तुम्हारे तो नमस्ते करते हैं, आप क्या करते होंगे डाल, क्या है ये डाल डूल। तो ये अच्छी बात हो, हाँ संस्कार, चरण छूना, स्पर्श करना बड़ी अच्छी बात है। ऊपर चुन्नी लेना कितनी अच्छी बात है, क्योंकि नंगा सिर जो है हमारी संस्कृति में अच्छा नहीं माना जाता। लंगा हुआ भोजन करते हैं उसको भी अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है जी। और अगर कोई बर्तन हो पानी का खाली और जा रहा है, मारे बोलो थे पहले से खा लो बांट लागो आगे तो डो नहीं लगते बेटिया। ठीक है, नंगे मुंडे से वो ये रो तो सी कामों ना डोए थी तुम्हें। ठीक है, इस तरह की धारणाएं थी। तो कारणों ला कुछ से उन्होंने परख के ये चीजें की होगी, परीक्षा करके ये कर रखा है उन्होंने, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है। उन्होंने परीक्षा की और तब जाके ये जो है आज हमारे सामने ये बातें आई है। क्योंकि परीक्षा मैं ये मानता हूँ, देखो सूरदास जी हुए, कबीर दास जी हुए, उन्होंने बोला था तो सिर्फ परीक्षा कहीं लेती नहीं है। बोलिया जे वो थे क्या नाम, बकरे काटते थे जहाँ उनकी झोपड़ी थी। ठीक है, और जब वो उधर से जाते थे तो उनको गालियां बकते थे। जब गालियां बकते थे तो तेसी लागो जो समझाऊं कैसे इनको, तो उन्होंने एक ही बात बोली थी कि कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करणगे सो भरणगे तुम क्यों भया उदास। तो आज तक हम इसको बदल नहीं पा रहे हैं। और कितनी शिक्षा मिलती है इससे, जो हमारे अतीत के बुजुर्ग हैं, जिन्होंने किसी लोकोक्ति को, जिन्होंने किसी मुहावरे को, जिन्होंने किसी समाज में गीत संगीत के माध्यम से अच्छी शिक्षा दी है, उन्होंने उसको पहले इम्प्लीमेंट किया है, अपने ऊपर ढाला है, तब आगे संदेश दिए हैं। आज के खोखले संदेश नहीं है। इसलिए मेरा और भी निवेदन है कि इन चीजों पे अमल करें। जैसे आपको बुलाते हैं, आप जाते हैं हर जगह, आपको सम्मानित करते हैं, कैसा महसूस होता है आपको? खैर गर्व होता है, अभी भी बोला मैंने, जहाँ जहाँ पे मेरे को सम्मानित किया जाता है और मेरे को बड़ा गर्व होता है। पर मेरे को एक गर्व ऐसा नहीं होता कि मेरे को ऐसा किया जाता है, ऐसा किया जाता है, ये बड़पन मैं कभी नहीं किया आज तक जिंदगी में। सिर्फ मेरे को प्रेरणा मिलती है। और अभी मेरे को जब सम्मानित किया गया था तो बोलने की जरूरत नहीं है, आजकल मीडिया है, इस पे सब लोग देखते हैं। तो जब एसडीएम साहब से नतमस्तक होके किया, ठीक है, और दिनेश आर्य जी ने उस पर लिखा कि ये उपमा थी ये बड़े आदमी की, महान आदमी की, और ये सम्मान लेने की एक सबसे बड़ी उपमा है जो प्रेमपाल आर्य जी ने दिखाई है, और गर्दन झुका के इन्होंने सम्मान लिया है। अब जब कोई आदमी इस तरह से बोलते हैं तो हमारे को ऊपर देखना चाहिए कि नीचे देखना चाहिए। बहुत गर्व की बात है। पता नहीं मेरे को कितने सम्मान मिले, छोटे छोटे सम्मानों को तो मैं बोलता नहीं, वो मेरे सर माथे पे। उन संस्थाओं को शत शत नमन करता हूँ, और जो लोग, जिन्होंने लोगों ने मेरे को अपने हृदय में बसाया है, उनको मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। श्रोताओं को शत शत प्रणाम करता हूँ, और जो मेरे आदर्श रहे उनको भी इस मंच से मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। और जो आपने इतनी बड़ा कार्यक्रम छेड़ा है और लोगों तक एक समाज की अच्छी बातें, अच्छा संगीत पहुंचाने की कोशिश करी है, आपको भी मेरा शत शत प्रणाम, बार बार मेरा आशीर्वाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आप इस माध्यम से आगे बढ़े और अच्छी प्रेरणा समाज को मिलती रहे। जैसे आपने अपने जीवन काल में कोई ऐसा कार्य किया, बाद में लगा कि दुःख हुआ है? ऐसा कार्य मैंने लगभग करने की कोशिश नहीं की है, ठीक है, पर एक बात पे मेरे को दुख जरूर हुआ। मैंने ये काम बहुत अच्छी बात की आपने, बड़ा मजा है कि मैंने ऐसा काम जानबूझ के नहीं किया, पर अगर मैं किसी अचीवमेंट पे या जो मेरे को करना चाहिए था उस पे अगर खरा नहीं उतरा मैं, तो उसका दुख मेरे को जरूर हुआ है, और उसको मैंने उस कार्य में खरा उतरने की कोशिश की है फिर दोबारा से। अगर किसी ने मेरे को ये बोला जी ये बात ऐसी नहीं है, मैं उसका बुरा नहीं मानता। अगर आज भी अगर मेरे लिए कोई गलत कमेंट करे कि ये गलत है, उसका बुरा नहीं मानता मैं। अगर मैंने कोई गलत बोला हो और मेरे को ये लगा हो कि वाकई में ये गलत हो सकता है, ये सार्थक नहीं है, तो उसको मैं सुधारने का प्रयास करने की कोशिश करता हूँ। सबसे बड़ी तो ये बात है, जो बुद्धिजीवी होगा वो छीटाकशी कम करता है। वो मेरा भी ये उद्देश्य रहा है कि जो आपके अंदर गुण है, क्योंकि आदमी 21 गुणों का समावेश होता है आदमी के अंदर, 21 गुणों का समावेश आदमी के अंदर होता है, और 21 गुणों से परिपूर्ण कोई नहीं होता, तब वो परमात्मा बनता है। ठीक है, तो इसलिए मेरा एक मानना है कि
हम जो बड़ों से बड़ों से, अपने साथियों से, अपने छोटे से भी सीखने को मिलता है। जो हमारे को अच्छे गुण लगे उसको हम अपना ले और जो बुरे गुण लगे उसको हम छोड़ दे। इसी तरह से मैंने भी ऐसा किया है। जो आपने पूछा मेरे से कि आपको कभी आपने ऐसा काम किया कोई जो मेरे से गलती से बुरा हुआ है, उसको मैं बुरा नहीं मानता, उसको सुधारने की कोशिश की है और लगभग ये रहा है कि मैंने बुरा नहीं किया। अगर मैं बुरा कर गया होता तो शायद आज मेरे को ये उपमा, लोगों का ये प्यार रिश्ते में, यारी दोस्ती में कहीं ना कहीं मेरे को बुरा मिलता। मैंने कभी भी बुरा काम करने की कोशिश नहीं की है। मैंने गाड़ी चलाई है, ठीक है। एक बार क्या हुआ कि लोगो इशू होना चाहिए बोलो अध्यापकों के लिए। मैंने उस पर भी बात की थी। मैं कहा हो लोगो इशू होना चाहिए, पर हम उसकी योग्यता रखते हैं वो भी देखना चाहिए। हमारे को कितना संभल के चलना होगा वो भी देखना चाहिए। अगर मैंने बेल्ट नहीं पहनी है, लोगो लगा हुआ है आगे, लोग क्या बोलेंगे? ठीक है। मैं कहीं खाने पीने में या बातचीत में बदतमीजी कर रहा हूँ, फोन सुन रहा हूँ, वो लोग क्या बोलेंगे? तो इसके लिए सार्थकता होना बड़ी जरूरी है। मैंने कभी भी जिंदगी में इस तरह की गलतियां नहीं की है। जाने अनजाने में कोई गलती हुई है तब भी अलग है। जब मैं नीचे जाता हूँ पंजाब में, चलो यहाँ तो है निकाल देते हैं, तो मैं एक उसमें गले में आईडी कार्ड की तरह लाइसेंस डालता हूँ और वहाँ से बताता हूँ। और मेरा आज तक ये भी रहा सौभाग्य कि मेरा इतने वर्षों से सन 95-96 से लेकर मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरा कोई भी आज तक चला नहीं हुआ, बाहर गया अंदर गया। इसके लिए भी मैं सौभाग्यशाली हूँ, क्योंकि मैं ये प्रेरणा देना चाहता हूँ कि कभी भी आदमी अगर अच्छा काम करेगा, अच्छी कोशिश करेगा, तो उसको इस तरह के बोलने की, इस तरह के मतलब इस तरह के सजा देने की जरूरत नहीं पड़ती किसी को भी। भावी पीढ़ी के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? मैं भावी पीढ़ी के लिए ये संदेश देना चाहता हूँ कि मैंने अपने अनुभव आप लोगों के सामने जो साझा किए, राष्ट्रपति अवार्ड से लेकर और पता नहीं कितने अवार्ड मेरे को मिले, उन्हीं में गिनती कर सकता। और अगर कभी इसके बारे में भी जिक्र करना हो तो मैं आप लोगों से निवेदन चाहूँगा कि आप मेरे घर पर एक अतिथि के रूप में आए और उन अवार्डों का भी मैं सारा जिक्र करके आप प्रदर्शित कर सकते हैं कि मैंने क्या क्या किया है और किस तरह के वो प्रमाण पत्र है, उसको डीपली दिखा के उससे भी प्रेरणा मिलेगी। भावी पीढ़ी को ये भी प्रेरणा मिलेगी। दूसरी बात है जो मैंने अभी तक कुछ बोला है, ठीक है, मेरा भावी पीढ़ी से निवेदन है कि हमारे आदर्श बहुत रहे हैं, उनके पद चिन्हों पे चलने की कोशिश करें, ठीक है। और मेरी तो ऐसी बात है, अगर मेरे को बाई फेस कोई जानता है, कहीं भी मैं मिलता हूं, मेरे से किसी भी तरह की बात करना चाहे, किसी भी तरह की कोई भावी पीढ़ी के बच्चे अपेक्षा चाहे जो पॉजिटिव हो, अच्छी हो, मैं उनके लिए तत्पर हूं, किसी भी काम करने के लिए तत्पर हूं उनके लिए मैं। और मेरा निवेदन है भावी पीढ़ी से कि बेटा, एक लोकोक्ति है, कहावत है कि खुद सुधरो जग सुधरेगा। हम दूसरों को ना सुधारें। मेरी भावी पीढ़ी से एक मैं उनके सामने एक लोकोक्ति रख रहा हूं और इस पे बड़ा अमल करें। और अमल नहीं बल्कि इस लोकोक्ति को बार बार चिंतन करके मन में बिठा ले और उस पे अमल करके उस लोकोक्ति को सार्थक बनाए कि खुद सुधरो जग सुधरेगा। अगर कोई भी बच्चा खुद सुधर रहा है किसी भी क्षेत्र में तो दूसरे से उसने क्या नहीं लेना है, क्योंकि हम दूसरे की निंदा करते हैं, दूसरे के पहरावे की निंदा करते हैं, दूसरे के खान पान की निंदा करते हैं, दूसरे की सुंदरता की निंदा करते हैं, दूसरे के पहरावे की निंदा करते हैं, दूसरे के गरीबी और अमीरी की निंदा करते हैं, दूसरे के अच्छे और भले बुरे कर्मों की निंदा करते हैं। तो मेरा भावी पीढ़ी से निवेदन है कि ये निंदा छोड़ दें और अपने आप को सुधरने की कोशिश करे। जो समाज की अच्छी पीढ़ी से, चाहे बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, चाहे नौजवान है, जिससे एक शिक्षाबद्ध और अच्छी बात लगती है उसको उसका अनुकरण करे और जो गलत बातें हैं उसको छोड़ दे। और सबसे बड़ा मेरा निवेदन है कि कमाने के लिए बेटा बहुत कुछ है। एक कमाई का साधन आप उल्टी सीधी बातें बना रहे हैं। उल्टी सीधी बातें कमाई का साधन हो चुका है समाज में। या तो नशे की कोई चीज़ें, कोई भांग बेच रहा है, कोई धतूरा बेच रहा है, ठीक है, कोई चिट्टा बेच रहा है, कोई स्मैक बेच रहा है, कोई ठेकों से लेकर के दारू बेच रहा है, कोई लोकल बना रहा है। मेरा निवेदन है कि अगर वो बनाने दो, जिसकी ये सोच है गलत है उसको बनाने दो। जब हम पिएंगे नहीं तो वो बनाएगा भी क्या? सीधी सी बात है। दूसरा बंद नहीं कर सकते। अगर कोई चिट्टा खा रहा है, अगर वो बेच रहा है, जब हम खरीदेंगे तो वो बेचेगा भी क्या? इसलिए मेरा निवेदन है कि ये देवधरा है, हिमाचल है, यहाँ देवधरा है। इस तरह की कुरीतियाँ यहाँ कभी नहीं हुई है और यहाँ पे अत्याचार भी कभी नहीं हुए हैं। छोटे मोटे जो हम अत्याचार देखते हैं इन पे अंकुश लगाए
और नौजवान पीढ़ी से ही निवेदन है जी। कि मतलब इन चीज़ों को का परित्याग करे, एक अच्छा इंसान बने, अच्छे इंसान की उपमा रखे। जी। और एक निवेदन और भी करना चाहूँगा कि आजकल नौजवान जो है फ़ोन पे जाकर जी। रिश्तों की बातें करते हैं और उससे उनका जीवन जो है ख़त्म हो जाता है। या तो सुसाइड करते हैं जी। या फिर वो समाज के किसी भी क्षेत्र में उनकी गिनती नहीं होती। गिनती नहीं होती। तो जो हमारी संस्कृति है, जी। हमारे बुजुर्गों का जो परंपरा है जी। कि हमारे रिश्ते बुजुर्ग लगाते हैं, लड़कियों के रिश्ते लगाते हैं, रिश्तेदार आते हैं, फिर वो अच्छा भला बुरा देखते हैं कि है इनके अंदर ऐसी योग्यता, घर बार ठीक है या नहीं है, कोई नशाखोरी तो नहीं है, लड़की ठीक है कि गलत है। इन चीज़ों को जब देखा जाता है तो उनका जीवन सार्थक होता है और वो बहुत अच्छे माँ बाप बन के आगे उभरते हैं और एक पीढ़ी पिछली, एक पीढ़ी अपनी और एक पीढ़ी अगली का आधार करते हैं। और मेरा ये भी नौजवानों से निवेदन है कि इस तरह की शादियाँ, इस तरह का प्रलोभन, इस तरह की मित्रता, इस तरह का जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, इसको थोड़ा सा अंकुश लगाए, क्योंकि फिर मरने की ज़रूरत है, ना किसी को मारने की ज़रूरत है। जी। इसी तरह से पढ़ाई में बेटा अगर नहीं हो सकती है, ऐसा असंभव शब्द तो है मूर्खों की डिक्शनरी में हुआ करते हैं जी। कि जो ना हो, ऐसा कोई काम नहीं है जो ना कर सके। कर सकते। चलो, सब एक काम भी नहीं कर सकते, सब राजा भी नहीं बन सकते, सब महाराजा भी नहीं बन सकते। अगर सारे बन जाएंगे तो छोटा काम कौन करेंगे। पर यह है जिसकी जितना समझ है, जितनी अकल है, जितना वो काम कर सकता है, उसको अपनी निष्ठा से करे, वहाँ भी उसको जो है बहुत बड़ा सम्मान मिल सकता है। ये नहीं है कि मैंने सम्मान लिया है, मैंने पहले भी बात बोली है, हर क्षेत्र में 4-5 लोगों ने, देखो कोई मेडल ला रहा है, लड़कियां भी ऐसी है हमारे क्षेत्र की। सिरमौर में अगर मैं बात करूं तो बहुत क्षेत्रों में अग्रणी है, बहुत मतलब क्षेत्रों में आगे चल हो गए हैं लोग, और बड़ा सौभाग्य होता है। अभी मैंने बात नहीं की थी, मेरे को बीएसएन संस्था से भी एक सिरमौर रत्न की उपाधि मिली है नहीं उसके लिए, तो कितनी खुशी की बात है, आप भी ले सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ना लो आप जमींदारे में ले लो, जमींदारे में ना लो आप मीडिया के माध्यम से ले लो, और इससे ना लो आप पहाड़ी गपशप के माध्यम से ले लो। कहाँ नहीं मिलता, करने की कोशिश करो, प्रयास करो, प्रयासरत रहो, समाज के लिए प्रयासरत रहो, परिवार के लिए समाज प्रयासरत रहो। हमारे बुजुर्गों ने क्या नाम खेत खलियान रखे हैं, बागवानी पे बढ़ावा दिया है, पशुपालन पे बढ़ावा दिया है। डॉक्टर वाईएस परमार जी हमारे जो पहले मुख्यमंत्री है, उन्होंने यही किया था कि सड़कों का अभाव ना हो, पानी का अभाव ना हो, डैम बनाएं, ठीक है, बिजली का अभाव ना कहीं पड़े, जगह जगह पे सड़कें खुले और हम पशुपालन और बागवानी से, खेती बाड़ी से अपना जीवन पे निर्भर हो जाएं। तो कितनी बड़ी उपमा थी, कितनी बड़ी सोच थी, और ये सोच से हम हट कर जा रहे हैं। थोड़ी सी गलती की, सुसाइड कर लेते हैं, किसको दोषी ठहराते हैं, जीने वाला जी लेता है। इसलिए अपने जीवन पे, अपनी दिनचर्या पे, अपने खान पान पे, अपने आगे बढ़ने पे नौजवान जो है इस पे प्रयासरत रहे। मेरा उनके सामने निवेदन ही नहीं है, और एक अध्यापक होने के नाते और मेरे इस धोले बाल की कदर करते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से भी, आपके माता पिता से भी, और आप छोटे बच्चों से भी, और ईश्वर से भी, और ये जो हमारी धरा है, देव धरा है, इससे भी स्वतंत्र भारत है हमारा, और इसमें अच्छे से जिएं, क्योंकि बाहर के देश, हमारे बाहरी विदेश जो है हमारे लिए तरसते हैं। जब यहाँ के लोग बाहर जाते हैं तो वहाँ पे नतमस्तक किए जाता है उनके लिए कि देवधरा के लोग हमारे चरण रखे हैं हमारी धरती पे। तो इस तरह की उपमाएं हमारे को मिली है, और जो किसी चीज़ की कमी रहे वो अपने इतिहास को पढ़ सकते हैं, अतीत को देख सकते हैं। अभी देखो ये त्रासदी के दौरान नदी नाले आए जो 10-20 साल पहले नहीं थे, उन बच्चों के सामने बोल देते हैं हम कि बेटा इन्होंने अपनी जगह ले ली, इनके कोई पटवारी कानून नहीं होते, ये अपनी जगह ले लेते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि सोच समझ के हमारे बुजुर्गों ने घर बनाए हैं, गाँव बसाए हैं, वहाँ पानी को बड़ा सूझबूझ से रखा है, बाउंड्रियों को रखा है, जहाँ गिरे ना इस तरह की स्थिति रखी है, जहाँ पे अच्छा एनवायरनमेंट हो वो स्थिति रखी है। मतलब गाँव बसाने के लिए सामूहिक घर बसाए हैं, जहाँ किसी जानवरों का डर ना हो वो बसाए हैं। खेती बाड़ी में भी इस तरह का काम किया है। तो हमारे को सीखने के लिए बहुत कुछ है, उसके लिए मैं ये नौजवानों से प्रेरणा देना चाहूँगा। आज आपने अपना बहुमूल्य समय यहाँ पर दिया, आपका धन्यवाद। नमस्कार। और सभी यहाँ पे जो ये था तो एक पहाड़ी भाषा का थोड़ा सा हो, पर एक मैंने पहाड़ी भाषा का इसलिए उचित नहीं समझा क्योंकि जो मेरा कुछ एक बीइंग ए टीचर संदेश था, ये
मीडिया के माध्यम से कुछ लोग ऐसे जो नहीं समझ नहीं समझ पाएंगे, पाते। बच्चे भी नहीं समझ पाएंगे, तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा और पुनः से आप लोगों का धन्यवाद। और जो पहाड़ी से कभी आपको अगर आप मौका देंगे तो ठेठ पहाड़ी से भी आपको रूबरू कराएंगे। धन्यवाद जी, शुक्रिया।